हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टारगेट यूकेपीएससी के प्रीलिम्स 360 सीरीज़ में। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं प्रीलिम्स 360 सीरीज़। ठीक है, इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे और ये 6 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से होंगे। ठीक है, पॉलिटी से होंगे, हिस्ट्री से होगा, इकोनॉमिक्स से होगा, साइंस से होगा, ज्योग्राफी से होगा और एक क्वेश्चन उत्तराखंड से भी होगा। ठीक है, तो हम रोज़ क्या करेंगे कि 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब हम उन 6 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे ना, तो ये वो जो क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जैसे एक क्वेश्चन है माना, ठीक है, तो उसके पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ के जाएंगे। मतलब पूरा टॉपिक ही हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। मतलब एक दिन में आपके 6 टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके प्रीलिम्स के लिए। देखो, सुबह हम डीएनए पढ़ते ही हैं, सुबह इन द सेंस कि आज तो नहीं आ पाया डीएनए, क्योंकि आज क्या थी, 2 न्यूज़ें हैं, 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो संडे को भी कुछ खास न्यूज़ें होती नहीं है, सीधे मंडे को आएगा डीएनए। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मंडे से फ्राइडे तक रोज़ डीएनए आएगा। ठीक है, और रोज़ क्या आएगा, ये वाली सीरीज़ आएगी, प्रीलिम्स 360 सीरीज़ क्या आएगी, अब रोज़ आएगी, है ना। और इसमें हम क्या करेंगे, 6 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन 6 क्वेश्चंस के हम टॉपिक्स भी पूरे तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो जो आज आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कोपेन, देखो कोपेन का एक क्वेश्चन हर पेपर में आता है। ठीक है, चाहे आप प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, है ना, चाहे आप पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ठीक है, चाहे आप यूके ट्रिपल एससी के पेपर देख लो, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आया होगा। चाहे आप यूपीएससी की बात क्यों ना कर लो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आता है। और जहाँ पिछले से पिछली बार आरओ में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोपेन का वर्गीकरण से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। ठीक है, फिर लोकपाल और लोकायुक्त, ये दोनों ही बॉडीज जो हैं, एक सेंटर में और एक स्टेट में, बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके पास आए हैं। और जो आपके पास प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया ना, वो काफ़ी डेप्थ में आया था पिछली बार। ठीक है, कहाँ पर, पीसीएस में। ठीक है, तो हमने उसी क्वेश्चन को लिया है और उसी क्वेश्चन के साथ हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर आया है फेरा और फेमा। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आया था आपके पास, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आता ही आता है। और देखो, ये जितने भी टॉपिक हैं ना, कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आपको ये टॉपिक्स क्या दिखते हैं, साइमल्टेनियसली आते हुए दिखते हैं, कि यहाँ से क्वेश्चंस फंसते ही फंसते हैं। तो हम यही कर रहे हैं लगातार कि हम इन क्वेश्चनों को क्या करते रहेंगे, सॉल्व भी करते रहेंगे और साथ में हम पूरे टॉपिक को ही खत्म कर देंगे। ठीक है, अब माना ये अगर ये सीरीज़ 2 महीने भी चलती है, तो 2 महीने में मिनिमम 60 दिन, मतलब 60 दिन होते ही होते हैं। ठीक है, अगर ये 55 दिन भी कंटिन्यू चल जाती है ये सीरीज़, तो आपके कितने सही हो जाते हैं, तो 55 × 6 कर लो। ठीक है, तो आपके इतने टॉपिक से क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा मेरा साथ देना है और थोड़ा इस सीरीज़ को क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, जिससे मैं भी क्या होता रहूँ, मोटिवेट होता रहूँ। ठीक है, फिर आते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। तो क्या अकाल आयोग आपके पास आते नहीं है हिस्ट्री में, हमेशा आपके पास एक क्वेश्चन अकाल आयोग से भी आता ही आता है। ठीक है, फिर हम आते हैं साइंस के क्वेश्चन पे। तो क्या आपके पास एसिड से कोई क्वेश्चन नहीं आता, आता ही आता है। अम्ल से आपके पास क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर आते हैं उत्तराखंड पे। तो उत्तराखंड से क्या आपके पास वन्य जीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन नहीं आता, आता ही आता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इनके कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी करते रहेंगे। ठीक है, जो आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये प्रीलिम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है। साथ में अगर मेंस में सीधा क्वेश्चन आता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में बताओ, ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर 150 शब्दों का भी ये क्वेश्चन आता है ना, तब भी आपके पास ये इतना अच्छा डेटा होगा कि आप 150 शब्दों का आंसर भी इसमें लिख पाएंगे। ठीक है, चाहे आप लोकपाल पे आए आपके पास, चाहे फेरा और फेमा पे आए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये। ठीक है, चाहे अकाल आयोग से कोई मेंस का क्वेश्चन आए आपके पास, आप उसको भी लिखने में क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और प्रीलिम्स के लिए तो ये सीरीज़ क्या है, रामबाण सीरीज़ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करें, टेलीग्राम पर जाएं और टेलीग्राम पर सर्च करें टारगेट यूकेपीएससी को। आपको ये आइकन मिलेगा और आप क्या हो जाओ, यहाँ पर इनरोल या क्या हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब जल्दी ही मैं इन्फोग्राफी करना शुरू कर दूंगा। 80+ लोग हो चुके हैं और जैसे ही 100 लोग होते हैं तो यहाँ पर क्या शुरू हो जाएगी, इन्फोग्राफी आपकी शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो भी आपके प्रीलिम्स के लिए क्या है, बड़ी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, आपके पास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पर क्या पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु जलवायु मुख्यतः भारत के किस भाग में पाई जाती है। तो आपको ये क्या करना है, इसका आपको आंसर देना है मुझे कमेंट सेक्शन में। लेकिन अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले
पहले पढ़ेंगे हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इसका आंसर देना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के बारे में देखते हैं। जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण क्या है, दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले जलवायु वर्गीकरण प्रणालियों में से ये एक है। इनका पूरा नाम क्या था, तो व्लादिमीर कोपेन था इनका नाम, ठीक है। और इन्होंने इसको कब विकसित किया, तो इन्होंने इसको करा विकसित 1884 में। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा हमारे पास जो आता है वो भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में आता है। लेकिन मेंस में कभी कभी क्वेश्चन क्या आ जाते हैं कि ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं, मतलब पूरे भूगोल, मतलब जो हम विश्व भूगोल पढ़ते हैं ना, कभी कभी मेंस में सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को बताओ, ठीक है। और वो आता है आपके पास विश्व वर्गीकरण के बारे में आता है। तो आपको यहां पर दोनों ही क्या बता दिए जाएंगे, यहां पर आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि विश्व में भी कैसे बांटा है कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर विश्व को, और भारत को कैसे बांटा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या लिखा, यहां पर क्या बताता है कि यह प्रणाली तापमान और वर्षा के आधार पर दुनिया की जलवायु को अलग अलग समूह में बांटता है। देखो इसने दो यहां पर क्या लिए हैं, मेजर लिए हैं, ठीक है। मेजरमेंट इसने क्या करा है, दो चीजों से करा है, एक तापमान से करा है, एक करा है वर्षा से, ठीक है। अब यहां पर क्या बोलते हैं कि वर्गीकरण के आधार पर, तो कोपेन ने जलवायु को पहचानने के लिए अंग्रेजी अक्षरों ए, बी, सी, डी और ई का प्रयोग किया है। उन्होंने माना है कि किसी स्थान की वनस्पति वहां की जलवायु की सबसे अच्छी क्या होती है, संकेतक होती है, इंडिकेटर होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमको किसी स्थान की जलवायु देखना है ना, तो वहां की हमको क्या करना पड़ेगा, वनस्पति, और वहां की जलवायु, वनस्पति ही क्या होती है, वहां की जलवायु का क्या होती है, सबसे अच्छा संकेतक होती है, मतलब इंडिकेटर होती है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या करता है कि देखो जो यहां पर इसने क्या करा है कि 5 भागों में बांटा है, मतलब जिसने इसने क्या करा है, 5 अक्षर दिए ना, ए, बी, सी, डी। तो अब हम इनको ही क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो मुख्य जलवायु समूह क्या है, तो कोपेन ने जलवायु को 5 मुख्य समूह में विभाजित किया है। पहला ए, तो ए क्या बोलता है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु या ट्रॉपिक क्लाइमेट होता है, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो आप मुझे बताओ, देखो ये अपना प्यारा भारत है, और भारत के नीचे से क्या जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या जाती है, हाँ मतलब भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं, यहाँ पर क्या जाती है, भूमध्य रेखा जाती है, ठीक है। भूमध्य रेखा इसके नीचे से होती हुई जाती है। तो अब मुझे बताओ, जो ये वाला एरिया होगा ना, यहाँ पर देखो सब में ए है, ठीक है, यहाँ पर सब में ए है, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर क्या है, सब में ए है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं ये कि यहाँ पर भूमध्य जलवायु, जो भूमध्य उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, उसको किससे दिखाया है, ए लेटर से दिखाया है। यहाँ साल भर क्या होती है, गर्मी होती है, और सभी महीनों का औसत तापमान कितना होता है, यहाँ पर 18 डिग्री से अधिक होता है। तो यहाँ पर तापमान कितना होता है, 18 डिग्री से अधिक होता है। ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। इसको जरा नोट करके रखना कि जो ए है, ए क्या दिखाता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु को दिखाता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप बना के रखेंगे ना, तो आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। वो कुछ भी पूछ लेगा आपको, तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसने कभी पूछ दिया, मानो कि ब्राजील, निम्न में से ब्राजील का कौन सा संकेतक होगा, तो वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि ए कहीं पे है क्या। तो जैसा ही ए होगा ना, तो आपको कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड से आप उसको कर पाओगे, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होती है, साल भर गर्मी होती है, और यहाँ पर सभी महीनों का औसत तापमान कितना होता है, 18 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ सर्दी का मौसम नहीं होता। देखो उष्ण कटिबंधीय जलवायु की एक पहचान है कि वो क्या होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास ही क्या बनती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु बनती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि वहां पर साल भर गर्मी होगी। साल भर गर्मी क्यों होगी, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है, ठीक है। वहां पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। वहां पर सर्दी नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है, सर्दी कहां से होगी, जब सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है वहां पर, तो सर्दी कहां पर से होगी। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, ए लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी बात आती है बी लेटर से। तो बी लेटर को इन्होंने किससे बताया है, शुष्क जलवायु से बताया, ड्राई क्लाइमेट से बताया। जैसे जो हमारे रेगिस्तान वगैरह होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इनको किससे दिखाते हैं, अमूमन बी से दिखाते हैं। जब आप भारत की परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो देखो ये वाला भाग, यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या है, बी है ना, तो ये यही दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, शुष्क जलवायु होती है। तो यहाँ वाष्पीकरण और वर्षा, सॉरी, यहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर शुष्क जलवायु होगी वहाँ पर क्या होगा, वाष्पीकरण तेज होगा, वर्षा क्या होगी, कम होगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर पानी की कमी होती है, वहाँ पर क्या होती है, पानी की कमी होती है। जैसे नदियों और जल स्रोतों, यहाँ पर क्या होते हैं, नदियाँ और जल स्रोत भी क्या होते हैं, कम होते हैं। तो जैसे अपना राजस्थान है, राजस्थान का जो अपना थार का मरुस्थल है, वहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या है, रेगिस्तान है, जैसे सहारा रेगिस्तान है या थार का रेगिस्तान है, तो वहाँ की जो जलवायु
जलवायु होगी वो किस उसमें आएगी, वो किस लेटर में आएगी, तो वो आएगी बी लेटर में, ठीक है, अंग्रेजी के बी लेटर में आएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सी लेटर पे की बात कर रही हैं, तो यहाँ पर है समशीतोष्ण जलवायु। जैसे जो अपना गंगा का पूरा मैदान है ना, देखो जो ये गंगा का पूरा मैदान है ये क्या है, सी, देखो यहाँ पर सी है ना, तो ये यहाँ पर आते हैं, तो सी है समशीतोष्ण जलवायु। यहाँ क्या होती है, सर्दियाँ हल्की होती हैं और गर्मियाँ क्या होती हैं, सुखद होती हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे ठंडे महीने का तापमान यहाँ पर -3 डिग्री सेल्सियस होता है, और यहाँ पर जो गर्मी का तापमान होता है यहाँ पर 18 डिग्री के आसपास के बीच होता ही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पश्चिमी यूरोप हो गया, उत्तर भारत हो गया, और कुछ मैदानी भाग भी क्या आते हैं, इसमें आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो सी आप समझ गए होंगे कि शीतोष्ण जलवायु कहाँ पर है, जहाँ पर क्या है कि जहाँ पर सर्दियाँ भी क्या होती है, हल्की होती हैं, और गर्मियाँ भी क्या होती हैं, हल्की ही होती है। मतलब अब वो बात अलग है कि पॉल्यूशन से दिल्ली की गर्मी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में हो गई, लेकिन कभी आपको ये पता है कि अगर हमारा हिमालय नहीं होता तो दिल्ली तक बर्फ़ पड़ती। कभी आपने ये बातें सुनी है? तो वो क्यों सुनी है कि जो साइबेरिया की ठंडी पवनें हैं ना, वो क्या होती है, हिमालय से टकरा जाती हैं। जब वो हिमालय से टकरा जाती हैं तो वो पूरा एरिया क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो वो क्या नहीं होने देती, अंदर हवाएं नहीं आने देती, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डी लेटर। तो डी लेटर क्या है, महाद्वीपीय जलवायु को बताता है ये डी लेटर, ठीक है। यहाँ पर सर्दियाँ बहुत कठोर और लंबी होती हैं। तो देखो डी वाला लेटर क्या है, ये वाला देखो अरुणाचल प्रदेश में दिखाया रहा है ना डी, तो यहाँ पर क्या होती हैं, सर्दियाँ बहुत कठोर और लंबी होती हैं। सबसे ठंडे महीने का तापमान भी यहाँ पर क्या होता है, -3 डिग्री से कम होता है, ठीक है। ऊपर हमने समशीतोष्ण में कितना पढ़ा था, -3 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में पढ़ा था कि यहाँ पर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पर जो डी है, मतलब जो हमारा डी लेटर है, जो महाद्वीपीय जलवायु की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो सबसे ठंडे महीने होते हैं वो कितने होते हैं, -3 डिग्री से भी सेल्सियस से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। यह मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो जो ये डी लेटर है ये मुख्य रूप से कहाँ पर, महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। जैसे अगर विश्व की बात करें तो रशिया हो गई, अपना कनाडा हो गया, ठीक है। और अपना अगर भारत की बात करें तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का पूरा क्षेत्र है वो हो गया, और थोड़ा सा असम का क्षेत्र भी आएगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आएगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा असम का क्षेत्र भी आएगा। तो वो क्या होगा, वो कोपेन के डी लेटर से क्या करता है, रिलेट करते हैं वो, ठीक है। फिर आता है ई लेटर। तो ई लेटर में क्या बताया गया कि ध्रुवीय जलवायु के बारे में बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ कोई भी महीना 10 डिग्री से ऊपर नहीं होता है। जो ध्रुवीय जलवायु होती है ना, यहाँ पर कोई भी महीना क्या नहीं होता है, 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। देखो अपना पूरा जो जम्मू कश्मीर वाला है, ये वाला एरिया है, उसने क्या बांटा है, इसको ई लेटर में बांटा है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, साल भर बर्फ रहती है। यहाँ टुंड्रा वनस्पति होती है। तो यहाँ पर वनस्पति कैसी होती है, टुंड्रा वनस्पति होती है। इसके उदाहरण है जैसे अंटार्कटिका हो गया, एक ग्रीनलैंड हो गया, ठीक है। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आजकल ग्रीनलैंड विवाद में क्यों है, ठीक है। थोड़ा इसमें क्या करते हैं हम, करंट अफेयर को भी क्या करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो जब हम ना चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं तो हमको नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारा, ठीक है। तो इस बात को याद करना कि चाहे मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँ आपको, चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ाऊँ आपको, चाहे मैं आने वाले टाइम पे आपको क्या कर रहा हूँ, सीसेटी क्यों ना पढ़ाऊँ, वहाँ पर भी हम कनेक्ट करते रहेंगे। आपका मास्टर क्या है, ऑलराउंडर है, मतलब आपके मास्टर को लगभग सारे ही सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, एक सफल हाथ, मतलब एक सुरक्षित हाथों में, सफल तो नहीं कहूँगा पर एक आप सुरक्षित हाथों में हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी ये लेक्चर देख रहा होगा उसे कहीं ना कहीं महसूस हो रहा होगा कि इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन शायद ही उसे कहीं पर मिला हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब फिर यहाँ पर क्या होता है, उपविभाजन भी तो होते हैं। उपविभाजन जैसे आप यहाँ पर देखो CWG, तो जो ये W और G है, तो ये क्या है, इसका उपविभाजन भी तो है, ठीक है। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इतने डेप्थ में नहीं जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, मैं चाहता तो इसको GC लियोन से नहीं बना देता क्या, मैं बना सकता था, बट मुझे पता है कि हमारे पेपर की क्या है, हमारे पेपर की एक्सपेक्टेशन हमसे कितनी है, ठीक है। चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो, तो मैं आपके लिए उतना ही लाया हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो उपविभाजन है वो छोटे अक्षरों में उसका क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। जैसे F है, F किस चीज़ को बताता है, तो ये क्या बताता है, यह साल भर बारिश बताता है, कोई शुष्क मौसम नहीं होता। तो देखो F कहाँ पर है, ढूंढो। देखो जैसे D बताया हमने, फिर F बताया, तो हमने D पढ़ा था ना, D हमने किस में पढ़ा था, D हमने पढ़ा था महाद्वीपीय जलवायु में, ठीक है, महाद्वीपीय जलवायु में, जहाँ पर हमने देखा था कि D क्या है, जहाँ पर कठोर ठंड पड़ती है, ठीक है। और F मतलब यहाँ पर क्या होती है, साल भर बारिश होती है। तो F मतलब यहाँ पर क्या होती है, साल भर क्या होती है, यहाँ पर बारिश भी होती है। फिर M4 होता है मॉनसून, ठीक है, M4 होता है मॉनसून। तो मानसूनी जलवायु मतलब यहाँ पर छोटी शुष्क अवधि के साथ बारिश होती है। तो देखो यहाँ पर ढूंढो M किस किस के पास है, M किस किस के पास है, यहाँ पर M किस किस के पास है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा AMW, देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको AMW। A का मतलब क्या था, A का मतलब था उष्ण कटिबंधीय जलवायु। उष्ण कटिबंधीय जलवायु आपको पता है ना, नीचे
नीचे आपकी क्या है सॉरी भूमध्य रेखा है, ठीक है। नीचे क्या है आपकी इक्वेटर है, नीचे आपका क्या है इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। और उसी के ऊपर क्या है आपके यहाँ पर कौन सी जलवायु होती है भाई, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है ना। तो ए क्या हो गया यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो गया, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर मानसून है। देखो आपको पता होगा कि 1 जून को जब मानसून शुरू होता है तो किधर से शुरू होता है भाई, अरब सागर से ही तो शुरू होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर डब्लू है, डब्लू मतलब होता है विंटर ड्राई, मतलब यहाँ पर क्या होती है सर्दियाँ शुष्क होती हैं, बारिश गर्मियों में होती हैं। तो देखो डब्लू यहाँ पर कहाँ पर है, देखो यहाँ पर है रेगिस्तान में, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा था B4 हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पर भाई थार का मरुस्थल होता है, जहाँ पर ड्राई होता है। बी मतलब हमने क्या पढ़ा था ड्राई क्लाइमेट होता है ना जहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है ड्राई क्लाइमेट होता है, ठीक है। और डब्लू मतलब विंटर, तो सर्दियाँ शुष्क होती हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर सारा सब शुष्क हो रहा है, ठीक है। डब्लू यहाँ पर जो अपना CWG है, मतलब जो गंगा का मैदान है अपना, ये पूरा का पूरा। सी मतलब हमने क्या पढ़ा था, सी मतलब हमने पढ़ा था समशीतोष्ण जलवायु, ठीक है। हमने यहाँ पर सी मतलब क्या पढ़ा था, समशीतोष्ण जलवायु पढ़ा था। डब्लू मतलब पढ़ा है हमने कि यहाँ पर सर्दियाँ क्या होती है भाई, शुष्क होती हैं, ठीक है। तो ये है। फिर S4 हमने समर पढ़ा था, S4 हमने समर पढ़ा, तो गर्मियाँ क्या होती है, शुष्क होती है। देखो जैसे ये है AS है, A मतलब भूमध्य रेखा जलवायु, और S मतलब यहाँ पर क्या होती है, शुष्क गर्मियाँ पड़ती हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको। अब इसको हम भारत के संदर्भ में देखते हैं जरा। यहाँ से हमारे पास PYQ में खूब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, और मेंस में जब भी क्वेश्चन आएगा ना कोपेन पे, तो ये इतना सही आपका क्या बन जाएगा, 150 शब्द बन जाएंगे। और आपके पास तो मजे की बात ये है ना, आपके पास कोई भी आंसर 250 शब्द लिखने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो आपको 150 में लिखना है और ठोस लिखना है बस, ठीक है। और ठोस क्या आपको यहाँ से नहीं मिलेगा भैया, तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आपको जितना ठोस लिखना है ना, उसके लिए इतना ही नॉलेज बहुत है आपके लिए कोपेन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर अब भारत के संदर्भ में क्या है, भारत के संदर्भ में कैसा एग्जाम्पल है, तो भारत में कोपेन के अनुसार मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार से क्या बांटा गया है, भारत को बांटा गया है, ठीक है। पहले देखते हैं हम AMW क्या है भाई, भारत का पश्चिमी तट या मालाबार तट। तो AMW ये है भाई, AMW ये है, और ये क्या है, भारत का पश्चिमी तट है ना, भारत का पश्चिमी तट है। और ये क्या है, मालाबार तट को तो इसको जानते हैं। यहाँ छोटा शुष्क मौसम और भारी मानसूनी बारिश होती है। तो देखो भाई हमने M4 पढ़ा था ना, मानसूनी बारिश, मानसूनी जलवायु पढ़ा था। W4 हमने क्या पढ़ा था, W4 पढ़ा था हमने विंटर ड्राई पढ़ा था। और A4 क्या पढ़ा था, A4 हमने पढ़ा था कि क्या होती है, उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु होती है वो क्या होती है, ए से हमको इसको क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो AMW आपको याद हो जाएगा। यहाँ पर क्या है भाई, आपके पास AMW है, ठीक है। कई बार ये पूछ सकता है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार केरल में कैसी जलवायु पाई जाती है, तो वहां पर दे देगा आपको ऑप्शन AW, AMW, ठीक है, CWG, ठीक है, DFC, तो ये दे देगा, ठीक है। तो आपको वहां पर क्या करना है, आपको यहां पर मानना है AMW। तो केरल में कैसी जलवायु मिलती है कोपेन के अनुसार, तो AMW वाली जलवायु मिलती है। फिर आते हैं AW जलवायु के साथ। तो यहाँ पर क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। AW क्या है भाई, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। आपको पता ही होगा इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं ना, दक्षिण के इस भाग को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखा के सामने ही है, तो यहाँ पर जितने भी हैं देखो वहाँ पर A है, केवल इसको छोड़ के भाई, इसको छोड़ के। यहाँ पर क्यों मतलब यहाँ पर क्यों क्या है, यहाँ पर क्यों यहाँ पर B है, क्योंकि यहाँ पर शुष्क जलवायु मिलती है हमको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो AW में क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, यहाँ सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। तो यहाँ पर क्या मिलती है, सवाना प्रकार की जलवायु मिलती है। तो कई बार आपको पूछा जा सकता है कि कोपेन के अनुसार जो सवाना प्रकार की जलवायु है उसको किस लेटर से रिलेट करते हैं, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे AW, CWG हो तो हो गया, फिर AMW हो गया, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो वहाँ पर हमको क्या लिखना है, AW को लिखना है, ठीक है। W मतलब होता है विंटर ड्राई, A मतलब होता है कि उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम करते हैं CWG के बारे में बात। तो CWG के बारे में बात क्या है भाई, गंगा का मैदान है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये गंगा का मैदान है। और एक बार मुझे अच्छे से याद है कि असिस्टेंट कमांडेंट CAPF के पेपर में आया था कि कोपेन के अनुसार गंगा के मैदान को किन वर्ड्स में लिखा जाएगा, मतलब कैसा वर्गीकरण है ये। तो वहाँ पर ऑप्शन थे यही CWG, DF, BWHW, ये सारे थे, ठीक है। तो यहाँ पर CW क्या है, गंगा का मैदान है। और यहाँ पर क्या मिलती है, शुष्क सर्दियों वाला मानसूनी जलवायु पाई जाता है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है भाई, शुष्क सर्दियों वाला मानसूनी जलवायु पाई जाता है। फिर आते हैं ई पे।
फिर आते हैं ई पे, तो ई क्या है, जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ पर क्या है, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है भैया, अपनी ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर, अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा उत्तराखंड है ना वो ई है, मतलब ई मतलब ध्रुवीय जलवायु में पाया जाता है, तो ईटी में पाया जाता है अपना उत्तराखंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पाया जाता है डीएफसी में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर क्या पाया जाता है, डीएफसी में, ठीक है। जो अपना क्या है, पूरा का पूरा राजस्थान और थोड़ा गुजरात वाला, थोड़ा सा ये वाला गुजरात वाला एरिया है, ये किस में पाया जाता है, BSHW में पाया जाता है, ठीक है। और जो अपना राजस्थान है वो किस में पाया जाता है, BWHW में पाया जाता है। तो आप क्या करो, इस फोटो का एक स्क्रीनशॉट रख लो और आप इस मैप को क्या कर लो, अपने पास रख लो, ठीक है। इसी से आपके क्या हो जाएंगे, सारे के सारे प्री के क्वेश्चन तो यहीं से बन के आएंगे आपके पास, और आप उसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो इसी बात में मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपका क्या होगा, एक भूगोल का टॉपिक क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब आते हैं हम पॉलिटी के टॉपिक पे, ठीक है। ये है पॉलिटी का क्वेश्चन आपके पास, और पॉलिटी का आपके पास ये क्वेश्चन है कि लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। आपके पास पहला ऑप्शन था कि लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे, ठीक है, पीछे। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि यह भारत के भीतर और बाहर दोनों जगह के भारतीय लोक सेवकों पर लागू होता है। तो ये आपको क्या है, ये आपके पास क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब तो बहुत सारे लोग इसका आंसर दे देंगे क्योंकि ये तो PYQ में था, लेकिन जब ये पहली बार आया था ये पिछले साल PCS में, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट की आपको क्या है, ज़रूरत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखो पढ़ते हैं लोकपाल को। तो लोकपाल कैसी बॉडी है भाई, एक तो स्वतंत्र संस्था है ये, जो सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है। देखो ये जो लोकपाल है ना, ये एक ऐसी बॉडी है, ठीक है, जो क्या करता है कि जो हमारे केंद्रीय अधिकारी होते हैं, ये कर्मचारी होते हैं, क्या वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इनकी देखरेख कौन करता है, लोकपाल करता है। लेकिन आप एक बात याद रखना, कभी आपके पास क्वेश्चन आए ना कि क्या ये स्वतः संज्ञान लेता है इनके प्रति, क्या ये क्या करता है, सुओ मोटो लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है लोकपाल की, किसी भी अधिकारी के घर में चला गया भैया कि चल तू भ्रष्टाचार करता है या नहीं करता, मैं देख रहा हूं, तो ये ऐसा नहीं कर सकता। लोकपाल क्या करता है, खुद से ही फैसला नहीं लेता कि मैं किसी भी क्या करता हूँ, किसी भी अधिकारी के घर चले जाऊंगा, जब तक कि उसकी कोई क्या ना कर दे, शिकायत ना कर दे। इस बात को याद रखना, ये आपके क्वेश्चन में कभी भी आ सकती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारा राज्य महिला आयोग है कि हमारा क्या है, महिला आयोग है, तो उनको कहीं से भी सुनने को मिला तो वो खुद ही चले जाते हैं वहाँ, ठीक है। वो बोलते हैं भाई ये क्या दिक्कत है बताओ, ठीक है। अगर वो क्या करते हैं, स्वतः संज्ञान में ले लेते हैं मामले को। लेकिन लोकपाल या लोकायुक्त एक ऐसी बॉडी है, ये क्या करते हैं, किसी भी मामले को स्वतः संज्ञान में नहीं लेते हैं। इस बात को आप याद रखना, ठीक है। ये कभी भी आपके पास क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसकी जो संरचना है, वो संरचना क्या है, देखो लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है, जिसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। तो इसका मतलब भाई साहब ये तो 9 मेंबर बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, 9 मेंबर बॉडी है, ठीक है। तो ये मतलब ये देखो कई बार आ सकता है कि क्या लोकपाल और लोकायुक्त कितनी मेंबर बॉडी है, तो लोकपाल सॉरी अभी तो लोकपाल पढ़ रहे हैं हम, तो कई बार आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि लोकपाल कितने मेंबर बॉडी है, तो कितनी मेंबर बॉडी है भैया, 9 मेंबर बॉडी है, ठीक है। ये तो इसमें जो 50% होते हैं ना, वो न्यायिक सदस्य होते हैं। और वो कौन होते हैं, तो सदस्य क्या होते हैं, न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं। जैसे भूतपूर्व जज होते हैं, जो रिटायर्ड जज होते हैं, तो 50% तो इनकी ही संख्या होती है भाई, ठीक है। मतलब 4 इसमें क्या होते हैं भाई, न्यायिक सदस्य होते हैं। और आरक्षित सदस्य 50% ये होते हैं। ये इसमें से क्या होगा, SC ST OBC अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होने चाहिए ये लोग। तो बाकी की जो 4 हैं वो यहाँ से होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब योग्यता क्या है, तो अध्यक्ष क्या होता है कि भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज हो, या एक ऐसा प्रख्यात व्यक्ति हो जिसे भ्रष्टाचार निरोध नीति, प्रशासन या कानून में 25 वर्षों का अनुभव हो। तो अब देखो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि लोकपाल की चयन समिति में राज्यसभा का सभापति भी सम्मिलित होता है, तो क्या ये क्वेश्चन में नहीं आ सकता भैया कि उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। और आपने कहीं पर ऐसा पढ़ रखा है कि आप इसको ना कभी तुक्के में भी नहीं कर पाओगे कि 25 वर्षों का अनुभव, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमने देखा है 10 साल वाली कॉन्सेप्ट आती है कहीं पर भी। हम चाहे किसी भी चीज़ की बात करें तो 10 साल का इसको क्या होना चाहिए, ये वकील होना चाहिए, इसलिए हम इसको ले लेंगे, हमने यही पढ़ा है ना। लेकिन 25 वर्षों का अनुभव होना चाहिए एक लोकपाल बनने के लिए, ठीक है, लोकपाल का अध्यक्ष बनने के लिए। या तो क्या हो, वो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश हो, या सुप्रीम कोर्ट का पूर्व जज हो, या ऐसा क्या हो, ऐसा प्रख्यात व्यक्ति हो जिसे भ्रष्टाचार निरोध विधि का क्या हो, ज्ञान हो, या प्रशासन या कानून में उसको 25 वर्षों का क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए भाई। और जैसे ये कॉन्सेप्ट आया, आपको क्या करना है, इसको कहीं पर नोट डाउन करके रख लेना है, ठीक है। फिर इनका कार्यकाल कितना है, तो इनका कार्यकाल है 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहला हो जाए। हमने मैक्सिमम
कार्यालय क्या कार्यकाल क्या पढ़े हैं, 6 वर्ष 65 साल, ठीक है, 6 वर्ष तक या 65 साल की उम्र में नहीं होना चाहिए, 3 साल या 70 पढ़ा है हमने, लेकिन हमने ये वाला कॉन्सेप्ट कहीं नहीं पढ़ा है भाई। इसको भी याद रखना कि लोकपाल बनने के लिए या तो 5 वर्ष, या तो 5 वर्षों तक बन सकता है, या उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 70 वर्ष तक होनी चाहिए। जो भी पहले हो जाए उसके बाद वो क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। तो इसका कार्यकाल भी क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी चयन समिति, देखो यहीं से आपके पास क्वेश्चन आया था, वो पहला जो स्टेटमेंट बना था ना, वो यहीं से बना था। तो अब आप देख लो, देखो इसकी जो सिलेक्शन कमेटी है ना, इसमें क्या होता है, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्य का चयन एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं। देखो पहले तो ये बात याद रखना कि एक चयन समिति बैठती है, और जब एक चयन समिति बैठती है ना, तो उस चयन समिति की वो चयन समिति क्या करती है, एक सिफारिश देती है, किसको देती है, राष्ट्रपति को देती है। और उस चयन समिति में भाई कौन कौन से होते हैं, तो देखो एक तो होते हैं आपके प्रधानमंत्री, और वो उस चयन समिति के क्या होते हैं भैया, अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। तो एक हो गए प्रधानमंत्री, एक होते हैं लोकसभा अध्यक्ष, एक होते हैं लोकसभा के विपक्ष के नेता, एक होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित जज, या तो ये तो क्या होंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे, सीजीआई। अब बताओ जरा मुझे, करंट अफेयर से एक रिलेट करते हैं कि बताओ कि जरा भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में कौन है, ठीक है, या उनके द्वारा नामित कोई भी जज होगा, ठीक है, वो इसका अध्यक्ष बनेगा, ठीक है, या फिर कौन बनेगा भाई, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद बनेगा, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ये 6 लोग इसमें, ये 5 लोग क्या होते हैं इसमें, इस समिति में क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, और ये क्या करते हैं, अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, किसके, लोकपाल के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो यहां से आपको ये पहला हो गया होगा ना, ये पहला स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया कि राज्यसभा का सभापति इसमें होता है या नहीं होता। तो भाई क्या होता है, नहीं होता, ठीक है। इसमें राज्यसभा का सभापति नहीं है। कौन कौन है, केवल प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, या कौन है, हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं भी हैं तो उनके द्वारा नामित जज है, ठीक है। और फिर क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद है, ठीक है। तो ये 5 लोग होते हैं जो उस समिति के सदस्य होते हैं, जो क्या करते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष का चुनाव क्या करते हैं, राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, सिफारिश भेजते हैं, ठीक है। फिर इनका जो अधिकार क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र के दायरे में कौन आता है, ठीक है, मतलब जो लोकपाल होता है वो किस किस के प्रति जांच बिठा सकता है। तो देखो प्रधानमंत्री लोकपाल प्रधानमंत्री की जांच कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से जुड़े मामले की जांच नहीं कर सकता। ये देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी भी आपके पास आ सकता है। देखो अब जो हमारा क्वेश्चन पेपर बन रहा है उसकी प्रकृति क्या हो चुकी है, खतरनाक हो रही, मतलब खतरनाक मतलब अपग्रेड हो रहा है भाई, वो धीरे धीरे, वो भी अब नवजात से किशोर की तरफ जा रहा है। तो आपको ऐसे कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए कि जो लोकपाल होती है ना, लोकपाल जब भी क्या करेगा, प्रधानमंत्री की जांच करेगा, तो वो निम्न में से, मतलब क्या करेगा, प्रधानमंत्री की तो वो जांच कर सकता है, लेकिन वो निम्न में से किस मामले में जांच नहीं कर सकता। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मामले में कोई जांच नहीं कर सकता, सुरक्षा के मामले में कोई जांच नहीं कर सकता, परमाणु ऊर्जा के मामले में भी कोई जांच नहीं कर सकता, अंतरिक्ष से जुड़े मामलों में भी क्या नहीं कर सकता, जांच नहीं कर सकता। तो आप इसको क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन कभी भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। किसी भी मंत्री या सांसद की भी क्या कर सकता है भाई, आ सकता है, अधिकार क्षेत्र में आता है उसके, वो उनके घर में जाके बोलेगा चलो आज जांच करते हैं तुम्हारी, ठीक है। पर वो ऐसा नहीं है, ऐसा डायरेक्ट नहीं जाएगा जब तक उनकी क्या नहीं होगी, शिकायत नहीं होगी। मैंने आपको पहले ही बताया था ये बात, ठीक है। मंत्री और सांसद, केंद्र सरकार के सभी मंत्री और सांसद इसके क्या आते हैं, अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर सरकारी कर्मचारी, चाहे आप ग्रेड ए में चले गए, चाहे आप आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए, ठीक है, चाहे आप क्या बन गए, आईएफएस बन गए, या क्या बन गए, आईएफओएस बन गए, ठीक है, चाहे आप ग्रेड बी में हैं, ठीक है, एसडीएम डीएसपी कुछ भी बन गए, ठीक है, ये सब बन गए, ठीक है। चाहे आप कर्मचारी सीमा के आरओ बन गए, आप पटवारी बन गए, ठीक है, तहसीलदार सी में आता है, ये बी में आता है, चलो ये भी देख लेना, ठीक है। ये चाहे आप डी ग्रुप में हैं, चाहे आप कहीं पर डी ग्रुप का काम कर रहे हैं, आप क्या आते हैं, सारे के सारे लोकपाल के कार्य क्षेत्र के, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कुछ अन्य भी हैं, जैसे केंद्र सरकार के वित्त पोषित किसी भी संस्था के निदेशक या प्रभारी, ये भी क्या आते हैं, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इनकी जांच प्रक्रिया क्या होती है, तो इनकी जो जांच प्रक्रिया होती है वो 2 प्रमुख शाखाओं में होती है। पहला होता है जांच शाखा, मतलब इंक्वायरी विंग, भ्रष्टाचार की प्रारंभिक जांच करने के लिए इसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त है भाई। तो लोकपाल को क्या है, सिविल कोड की सारी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में। फिर है अभियोजन शाखा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जांच पूरी होने पर लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने का भी इसको क्या है, अधिकार है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब लोकपाल को कैसे हटाया जा सकता है, तो लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। तो ये भी याद रखना कि लोकपाल को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की जांच जरूरी है। तो ये बड़ा ही कठिन हो जाता है,
एक बार ये जब अध्यक्ष बन जाते हैं तो इनको हटाना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं लोकायुक्त के बारे में पढ़ते हैं। तो ये राज्य स्तर पर होते हैं, मतलब लोकपाल क्या होते हैं, केंद्र स्तर पर होते हैं, और लोकायुक्त क्या होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं। अधिनियम की धारा 63 के अनुसार हर राज्य को अपने यहाँ एक लोकायुक्त स्थापित करना अनिवार्य है। भूमिका क्या है, यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, चाहे वो सीएम हो, चाहे मंत्री हो, विधायक हो, के खिलाफ शिकायतों को सुनता है। चाहे ये हो, चाहे फिर वो कोई भी ऑफिसर्स हों, मतलब अधिकारी हों, उन पे भी क्या करता है ये, उनके उनके वो भी क्या आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। ठीक है, नियुक्तियां कौन करता है, आमतौर पर राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता से परामर्श करके ही इसको क्या होती है, इनकी नियुक्ति होती है। किसकी, लोकायुक्त। देखो वहां पर तो 5 लोग थे, वहां पर कौन थे भाई, वहां पर 5 लोग थे। प्रधानमंत्री थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, लोकसभा के विपक्ष के अध्यक्ष थे, सीजीआई थे, उनके द्वारा नामित जज, और राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रख्यात न्यायविद था। लेकिन यहाँ पर कौन है, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, और विपक्ष के नेता के परामर्श के द्वारा ही लोकायुक्त की क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। भिन्नता क्या है, चूंकि यह राज्यों का मामला है, हर राज्य में लोकायुक्त की शक्तियां थोड़ी अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए सबसे पहले जो लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य था वो महाराष्ट्र था, और उसने कब करी थी, 1971 में करी थी। तो आप इसको भी क्या कर लो, स्टार मार्क कर लो। पूछा जा सकता है आपको कोई, जैसे आपके पास छोटे एग्जाम है ना, जैसे आरओ जैसे एग्जाम है, वहां पर सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि 1971 में लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य कौन था, तो वो कौन था, महाराष्ट्र था। और अब मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं, जब आप आरओ और एआरओ का मेंस देंगे ना, आपके पास क्या है भैया, 200 नंबर का एमसीक्यू वाला क्वेश्चन पेपर भी है। तो वहां के लिए तो ये सीरीज क्या है, और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मेंस का एग्जाम होता है वो थोड़ा सा और डेप्थ में चला जाता है। तो जब वो और डेप्थ में चला जाता है तो उसके लिए कहां से फैक्ट लाओगे बबुआ, तो यहीं से तो लाओगे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा क्या करते थे, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो देखो विशेषता क्या है, स्तर, नियुक्ति और सिफारिश देख लेते हैं। लोकपाल, लोकायुक्त। तो लोकपाल देखो स्तर क्या है इसका, केंद्र सरकार है, नेशनल लेवल पर काम करता है। लोकायुक्त क्या करता है, स्टेट लेवल पर काम करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, और लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो भैया राज्यपाल करता है। इनकी सिफारिशें कौन करता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति करती है। और उस समिति में कितने मेंबर होते हैं भैया, 5 मेंबर होते हैं। कौन कौन होते हैं, मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। ठीक है, और राज्य लोकायुक्त की सिफारिश कौन करता है, तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल वाली समिति करती है। लेकिन ये हर राज्य में थोड़ा थोड़ा भिन्न हो सकता है। और सबसे पहले कौन से राज्य ने शुरू करी थी लोकायुक्त वाली, तो महाराष्ट्र ने करी थी भैया, महाराष्ट्र ने करी थी। ठीक है, और कब करी थी, 1971 में करी थी इसकी शुरुआत। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, यह कानून एक मजबूत निगरानी तंत्र बनाता है। हालांकि लोकपाल किसी भी शिकायत का स्वतः संज्ञान, मतलब सुओ मोटो नहीं ले सकता, यानी उसे जांच शुरू करने के लिए किसी न किसी शिकायत का होना उसके पास क्या है, जरूरी है। तो मतलब पहले शिकायत होनी चाहिए, उसके बाद ही लोकायुक्त या लोकपाल क्या कर सकते हैं, उस जांच में आगे काम कर सकते हैं। तो ये बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क करके रख लो, यहां से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस एमसीक्यू का आप क्या करेंगे, मुझे आंसर दे देंगे कहां पर, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। तो अब है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, अब है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके को पूछा गया था कि फेमा और फेरा के बारे में पूछा गया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है, अब हम क्या करेंगे कि फेमा और फेरा को क्या कर देंगे, पूरे डिटेल से पढ़ लेंगे। ठीक है, चाहे आपके पास मेंस में कभी फेमा आए, चाहे आपके पास प्रीलिम्स में कभी फेमा आए, चाहे आपके पास आरओ एआरओ कहीं पर भी फेमा या फेरा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं, बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है फेरा। फेरा की व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेरा, तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। और कब का है भैया, ये 1973 का है। तो फेरा एक्ट कब का है, 1973 का है। आप किसी भी आरओ के एग्जाम को देख लेना, आप किसी भी पीसीएस के एग्जाम को देख लेना, भैया क्या ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, तो ये क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, और ये टॉपिक ऐसे हैं, भले उसने क्या कर दिया, क्वेश्चन अलग अलग बना देगा, लेकिन जब आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, मिस नहीं होगा। ठीक है, तो फेरा को 1973 में पारित किया गया था, और 1 जनवरी 1974 से क्या किया गया था, इसको लागू किया था। तो आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, सभी को ये पता होगा कि फेरा अधिनियम कब का है भैया, तो 1973 का है। लेकिन किसी को ये, बहुत कम लोगों को पता होगा कि ये लागू कब हुआ था। तो ये लागू कब हुआ था भैया, 1 जनवरी 1974 में ये क्या हुआ था, लागू हुआ था। उस समय
भारत के पास विदेशी जो मुद्रा थी वो बहुत कम थी, इसलिए सरकार चाहती थी कि विदेशी पैसा का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सख्ती से क्या किया जाए, मतलब इसका उपयोग क्या किया जाए कि बहुत सोच समझकर और सख्ती से किया जाए। इसलिए क्या आया था, फेरा रेगुलेशन एक्ट आया था, ठीक है। और कब आया था, 1973 में आया था। और लागू कब हुआ था, तो भैया 1 जनवरी 1974 में ये लागू हुआ था। तो इसका पूरा नाम क्या है भैया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है। मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना। तो इसका मेन काम क्या था भैया कि जो विदेशी फॉरेक्स रिजर्व होगा उसका क्या करना, संरक्षण करना, ठीक है। इसकी अप्रोच क्या थी, दृष्टिकोण क्या था, इसका रवैया बहुत ही सख्त था। इसका मानना था कि विदेशी मुद्रा एक दुर्लभ संसाधन है, इसे बचाकर रखना है, ठीक है। और आज आप मुझे बता दो कि भारत रेमिटेंस लेने में कौन से नंबर पर है, ठीक है। इसको हम लगातार क्या करेंगे, करंट अफेयर से भी इसको इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम करंट अफेयर तो सुबह मतलब डीएनए में पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बनाता सुबह हूँ, इसलिए मेरे मुंह से वो सुबह आता है, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए 4 बजे उठ के ये सारे काम करता हूँ, ठीक है। मतलब थोड़ा सा मेरे पे भी क्या है, टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन अब वही है कि जब हाथ डाल दिया है तो डाल दिया है, ठीक है। अब जब तक मोती हाथ में नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं भैया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर सजा क्या है, तो फेरा के तहत किसी भी नियम का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध है ना माना जाता है, तो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर आपने क्या कर दिया, फेरा के नियमों का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, तो ये क्या माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। इसका मतलब यह है कि गलती करने पर आपको जेल हो सकती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। नियम क्या है, इसमें नियम इतने कड़े थे कि विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करना क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था। फिर आया फेमा, ठीक है, फिर आया फेमा। तो फेमा की फुल फॉर्म क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये कब आया, 1999 में आया, ठीक है। तो क्या हुआ था, देखो 1991 में एलपीजी की घटना हुई थी। एलपीजी जानते हो ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात आई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए खुल गई थी, क्योंकि वहां पर जब हमने क्या किया था कि भाई लोन लिया था, हमने आईएमएफ से लोन लिया था, तो उसमें क्या बोला था भैया, उन्होंने बोला था कि आप क्या करोगे कि दुनिया के लिए अपनी मार्केट को क्या करोगे, ओपन करोगे, ठीक है। अब यहां से ना मैं आपको एक बहुत खतरनाक इंटरलिंक बताता हूं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। खुल गई थी, ऐसे में पुराने और सख्त फेरा कानून की वजह से व्यापार में बाधा आ रही थी, इसलिए सरकार ने फेरा को खत्म कर दिया और क्या कर दिया, फेमा को लागू कर दिया। तो अब क्या है हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 वाला काम करता है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, ठीक है, 1991 में क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म आए थे। तो दुनिया के लिए भैया हमने क्या खोल दिए थे, अपने क्या खोल दिए थे, अर्थव्यवस्था खोल दी थी, है ना, कि आओ तुम हमारे यहाँ पर व्यापार करने आओ, हम तुम्हारे यहाँ व्यापार करते हैं। यही तो था ये एलपीजी का मतलब। लेकिन कल जब मैं क्या पढ़ रहा था, अपना आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहा था, तो हर सरकार, दुनिया की हर सरकार, देखो हाँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चाहे अमेरिका हो चाहे इंडिया हो, सब क्या कर रहे हैं। देखो अमेरिका क्या कर रहा है, मेगा पे काम कर रहा है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पे काम कर रहा है। और इंडिया क्या कर रहा है, आत्मनिर्भर भारत पर क्या कर रहा है, काम कर रहा है। उधर चाइना अपने को खुद आत्मनिर्भर करने पे लगा हुआ है, ठीक है। इजराइल अपने को आत्मनिर्भर करने पे लगा हुआ है। यूरोपीय यूनियन या कुछ भी बोल लो आप, उनके कंट्री 27 कंट्री है ना यूरोपीय यूनियन में, ये हम परसों पढ़ चुके हैं, ठीक है, एफटीए में पढ़ा था, ठीक है। वो भी अपने को क्या कर रहे हैं भाई, लगातार आत्मनिर्भर कर रहे हैं। तो आपको अब ये नहीं लग रहा कि पहले क्या करता, पहले हमने बोला कि हम क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, तो हमने अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोल दी। अब क्या हो रहा है कि सब अपने अपने काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये, मतलब देखो भाई, भले ही उतने बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे आपको क्या नहीं लग रहा है कि हर देश क्या कर रहा है, संरक्षणवाद की नीति अपना रहा है। मतलब अपने को ही क्या कर रहा है, अपने को ही इनोवेट कर रहा है, लगातार इनोवेट कर रहा है। और क्या कर रहा है, मतलब किसी के नीचे दबने की कोशिश नहीं होगी अब, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो कल ये मेरे दिमाग में, जब मैं ये पढ़ रहा था ना, अपना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था, तो ये मेरे दिमाग में अचानक आया कि यार ये चीज़ें कैसे हो रही हैं अब, कि लगातार क्या हो रहा है कि दुनिया क्या कर रही है, एक्सपोर्ट्स पे ज़्यादा वो नहीं करेगी, इंपोर्ट पे नहीं करेगी, खुद को क्या कर रही है, आत्मनिर्भर बनाने पे लगी हुई है, खुद की पावर बढ़ाने पे लगी हुई है। तो ये क्या है, एक खतरनाक चीज़ है, ठीक है। ये खतरनाक ऐसी है, जब हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इसका पूरा नाम क्या है भाई, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लागू हुआ। ये कब हुआ था, यह 1999 में संसद में पास हुआ था और 1 जून 2000 को लागू हुआ था। अब आप देखो जरा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आएगा कि फेमा
1 जून 2000 को प्रभाव में आया था। तो अब आपको क्या इसका आंसर नहीं मिल गया कि फेमा क्या हुआ था भैया, 1 जून को लागू हुआ था, ठीक है। अब 99 में आया था। अब लोगों को लगेगा यार कि फेमा तो 1999 में आया था, ठीक है, लेकिन ये लागू क्या 1 जून को सच में हुआ होगा? तो लोगों ने क्या कर दिया होगा भैया, ये स्टेटमेंट गलत कर दिया होगा और आपके पेपर ने यहीं से स्टेटमेंट उठाया और चलो आज इनको क्या करते हैं, इनको ही गिराते हैं, ठीक है। बहुत बोल दिए कि हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। भैया तैयारी ऐसे नहीं होती है। तैयारी में जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं ना, आपको एक एक स्टेटमेंट, आपको एक एक डेटा को ऐसे घोट घोट के पीना है। देखो मैं क्या कहता हूँ, देखो लोग बोलते हैं कि बहुत रटना पड़ता है। देखो रटना नहीं पड़ता, लेकिन कुछ जगहों में आपकी निगाहें इतनी तेज होनी चाहिए ना, जैसे ये डेट आ गई, ठीक है, सबको पता चल गया कि फेमा कब आया भैया, फेमा 1999 में संसद में पास हुआ, लेकिन लागू कब से हुआ, 1 जून 2000 को हुआ और क्वेश्चन यहीं से बना दिया उसने, ठीक है। पर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अब देखो जब जब ये इतने लेवल तक पहुंच गया ना, अब ये और लेवल तक जाएगा ऊपर, तो आपको बिल्कुल क्या करना है, ऐसी चीज़ों के लिए तैयार रहना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाहरी व्यापार और भुगतान को आसान बनाना और भारत में विदेशी बाजार का क्या करना, विकास करना, इसका क्या है, काम है, किसका, फेमा का काम है, ठीक है। इसका अप्रोच दृष्टिकोण क्या है, तो इसका रवैया उदार और लचीला है, ठीक है। यह नियमन के बजाय अब प्रबंधन पर जोर देता है। देखो अगला आपके पास अगली बार जब क्वेश्चन बन के आएगा तो क्या ये स्टेटमेंट बेस पे नहीं आ सकता कि फेमा अब लगातार अपने को क्या कर रहा है, नियमन के बजाय क्या कर रहा है, मैनेजमेंट की ओर क्या कर रहा है, ध्यान दे रहा है, ये प्रबंधन की ओर ध्यान दे रहा है। अगर आपके पास ये वाला स्टेटमेंट आ गया तो आप इसको कर पाओगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो जरा अपनी किताब के ऊपर कसम खा के बोलना कि क्या आप इस स्टेटमेंट को कर पाते या नहीं कर पाते, ठीक है, ये मुझे जरूर बताना, ठीक है। फिर सजा क्या है कि फेमा के तहत नियम तोड़ना एक नागरिक अपराध है। देखो वहां पर क्या था, वहां पर क्रिमिनल ऑफेंस था। जब हम फेरा पढ़ रहे वहां पर क्या था, क्रिमिनल ऑफेंस था, लेकिन जब हम फेमा पढ़ रहे तो ये क्या है भैया, सिविल ऑफेंस है। इसका मतलब यह है कि गलती करने पर आमतौर पर सिर्फ जुर्माना लगता है, जेल नहीं होती इसमें। लेकिन फेरा में क्या था भैया, जेल थी, ठीक है। जब तुम किसी के साथ फेरे काटोगे ना और उसके साथ तुमने कुछ गलत किया तो क्या होगी, आपको जेल होगी। आपको याद इस तरीके से भी रख सकते हो आप, ठीक है, कि जब आप किसी के साथ फेरे लेंगे और आपने उसको प्रताड़ित किया, ठीक है, या आपने उसको पीटा मारा तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी। लेकिन फेमा में ऐसा नहीं है। फेमा क्या है, सॉरी ये ज़्यादा वैसा हो जाएगा पर ठीक है। तो फेमा क्या है भाई, इसमें आपको जेल नहीं होगी लेकिन पेनल्टी होगी। अब जरा मुझे आप इसको कनेक्ट करके बता दो, उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक ऐसा अभी क्या करी है, एक ऐसा एक्ट ला रही है जिसमें क्या है, आर्थिक दंड तो बढ़ेगा लेकिन फिजिकली दंड कम होगा। अब यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जरा मुझे बताना कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें सरकार ने क्या करा है, बहुत सारे एक्टों को मर्ज किया है और एक ऐसा एक्ट बनाई है जिसमें क्या होगा, आर्थिक दंड तो बढ़ेगा लेकिन क्या होगा, फिजिकल दंड को कम करेंगे हम, ठीक है। तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, हमने ये डीएनए में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर नियम क्या है, यह कानून विदेशी निवेश है ना, एफडीआई और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। कौन करता है भैया, फेमा ये भी करता है कि ये क्या करता है कि विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो ये क्या हो गया आपके पास, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो दोनों में अंतर देख लेते हैं एक बार। ये टेबल भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप ये सामने ये टेबलें होती है ना तो आपको क्या होती है, पढ़ने में आसानी होती है। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या है, फेरा की फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है। फेमा की क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, विदेशी मुद्रा को बचाना। यह फेरा का क्या था, विदेशी मुद्रा को बचाना, लेकिन फेमा का क्या था, विदेशी व्यापार को बढ़ाना, विदेशी व्यापार को बढ़ाना, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि 1991 में के बाद ये 1999 में आया था और भैया 1 जून 2000 को ये क्या हो गया था, लागू हो गया था। जरा बताना फेमा कब लागू हुआ था, ठीक है। ये कब लागू, मतलब काम करना इसने कब करा था, 1 जनवरी 1974 को इसने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास अब स्टेटमेंट में आ सकते हैं, इसलिए हम पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। देखो जब आप इसकी जब आप इस यहाँ पर फेरा के नियमों को तोड़ोगे, जब आप किसी के साथ फेरे लोगे तो आपको क्या होगी भैया, क्रिमिनल ऑफेंस होगा आपके पास कठोर दंड लगेंगे, ठीक है। जब आप किसी के साथ फेरे लेंगे और उसको आप क्या करेंगे, प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, तो आपको क्या माना जाता है, क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। याद करने के लिए बता रहा हूँ भाई, ठीक है। लेकिन फेमा में क्या है भाई, सिविल ऑफेंस है, ठीक है। इसमें सजा क्या है, इसमें सीधे जेल की सजा की दी जाती थी। इसमें क्या दी जाती थी, आर्थिक जुर्माना लगता है, किसमें, फेमा में लगता है, ठीक है। इसका दृष्टिकोण क्या होता है, नकारात्मक और सख्त होता है। फेरा का दृष्टिकोण क्या होता है, नकारात्मक और सख्त होता है, लेकिन फेमा का क्या होता है, सकारात्मक और लचीला होता है, ठीक है। सकारात्मक और लचीला, सब कुछ की अनुमति है जब तक कि मना न किया गया हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नागरिकता की क्या बात है, तो फेरा क्या था, यह नागरिकता पर आधारित था, लेकिन फेमा क्या है, यह निवासी स्थिति पर आधारित है, जिसे एनआरआई है ना, और रेजिडेंट इंडिया है ना,
तो ये दोनों ही कर सकते हैं, ये दोनों ही इसके क्या आते हैं, इसके अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं भैया, फेमा के अंडर में आते हैं। और फेरा के अंडर में केवल क्या आती थी, अपनी नागरिकता बेस पे बनता था ये, ठीक है। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब इसमें बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, मतलब फेरा से हमने फेमा को क्यों लिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। थोड़ा मेंस के एस्पेक्ट से हो जाता है ना, अगर आपके पास फेमा और फेरा पे लिखने के लिए आया कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, तो भाई आप वहाँ तो कुछ लिखोगे, और मतलब जो टारगेट यूकेपीएससी से पढ़ेगा उसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो भैया तुम यहाँ पर आए क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, तो वैश्वीकरण में क्या बोला कि 1990 के दशक के बाद भारत दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाना चाहता था, और फेरा के सख्त नियम इसमें क्या थे, रुकावट बन रहे थे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वहां पर भाई ऑब्वियस सी बात है, 1991 में क्या आया था, एलपीजी आया था, लिबरलाइजेशन, प्रोबेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पर कहा था कि इसको क्या बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, मनमोहन, ठीक है, थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलपीजी की घटना हुई थी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी, और यहाँ पर दुनिया के लिए क्या खोल दिया गया था, व्यापार खोल दिया गया था। इसलिए क्या आया भैया, फेरा आया, सॉरी फेमा आया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फेमा मतलब फेरा क्या कर रहा था, इन सब चीज़ों में रुकावट कर रहा था, इसलिए फेमा आया, ठीक है। फिर एफडीआई की बात आई, विदेशी कंपनियों को भारत लाने के लिए नियमों को आसान बनाना था, इसलिए भी, ठीक है। फिर डब्ल्यूटीओ के नियम, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अनुरूप भारत कानूनों को ढालने के लिए फेमा लाया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आपके पास अब आते हैं हम हिस्ट्री पे, लेकिन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन का मुझे क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना। और एक बात याद रखना, जो बीच में मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, उनका मुझे आंसर चाहिए ही चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई देगा, मुझे पता है हर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई अब लेट लेट के देख रहा होगा, कोई बिस्तर के नीचे सोच रहा होगा कि ठंड लग रही है यार, कौन लिखे। लेकिन भैया ये प्रीलिम्स वाली ओरिएंटेड सीरीज़ है, ठीक है। डीएनए में एक बार के लिए आपको ऐसा लगेगा कि चलो यार छोड़ो, क्या है, छोड़ देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गलती कर दी ना, तो फिर आप इसका बहुत खतरनाक नुकसान अपने लिए कर रहे हैं, इस बात को याद रखना, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे वही क्वेश्चंस हैं जहाँ से हमेशा ये सदाबहार टॉपिक्स हैं, जहाँ से आपके पास क्वेश्चन आने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, 100% है, ठीक है। अब जो मेन से भी दे रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो अपने को ये देख रहा है कि भाई मैं मेन से तक पहुँचूंगा, वो इस बात को ध्यान में रखे थोड़ा सा। और जिसको लगता है यार वो प्रीलिम से खेल लेगा, खेल भी पाएगा या नहीं खेल पाएगा, वो यहाँ पर छोड़ देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हिस्ट्री के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन था वो क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है? हाँ, तो यहाँ पर अकाल से संबंधित है, इसका मतलब इसमें से कोई तो रहा होगा ना कि जो अकाल से संबंधित रहा होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा देखते हैं, है ना। तो मैं तो इसका आंसर मुझे पता है, ये 3 ही आयोग थे जो अकाल से संबंधित है। हंटर आयोग, बताना जरा कि हंटर 2 आयोग आए थे, हंटर आयोग 2 आए थे, मतलब हंटर आयोग 2 बार आए थे। एक शिक्षा से संबंधित था, दूसरा किससे संबंधित था, जरा मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी यहाँ पर काम कर रहा है, उनका देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, मुझे बताना, ठीक है। और इसका आंसर भी बता ही देना यार, थोड़ा अपना एल्गोरिदम भी तो काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अब सारे ही अकाल आयोग हम यहाँ पर क्या कर देंगे भैया, खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं इसको। सबसे पहला आया था भाई कैंपबेल आयोग आया था। तो कैंपबेल का अध्यक्ष कौन था, जॉर्ज कैंपबेल था, इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया, कैंपबेल रख दिया। और इसके टाइम पे वाइसराय कौन था, तो जॉन लॉरेंस था, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री में ना ज़्यादा लिंकिंग पिंकिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। हिस्ट्री को हम इनको हिस्ट्री की तरह पढ़ना पड़ता है, और इसमें बदलाव करने बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो, पर मैं फिर भी इसको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। लेकिन इसका संदर्भ क्या था भाई, इस आयोग ने 1866 में उड़ीसा अकाल के बाद बनाया गया था इसको, ठीक है। उड़ीसा में अकाल आया था 1866 में क्या आया था, अकाल आया था, और वहाँ पर लाखों लोग मरे थे यार, ठीक है। जब मैं इसको वहाँ पर पढ़ रहा था ना, कहाँ पर, अपनी जो किताब होती है, कौन सी किताब, वो छोटी सी किताब स्पेक्ट्रम में पढ़ रहा था भाई। वहाँ पर जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे लग रहा था यार भाई पहले लोग कैसे मर जाते थे, अकाल से मर गए, ठीक है, इससे मर गए, उससे मर गए, और लोग कहते हैं कि अब कलयुग है, ठीक है। थोड़ा इस बात को थोड़ा अब कभी आप सोचना जरा कि कलयुग सच में ये कलयुग है जब आपके पास कानून है, ठीक है। कम से कम आप, अगर आपको कुछ होता है तो आप कानून के पास जा सकते हैं। मतलब मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, एटलीस्ट भारत की बात, ऐसा मत सोचना कि मैं सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरेबिया बोल रहा हूँ मैं, ये कहीं किसी जैसे अपना सीरिया की बात कर रहा हूँ, या कहीं पर जैसे गाजा पट्टी की बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कलयुग भी तो भारत वालों ने ही बनाया है, तो यहीं की बात करेंगे ना। अब मुझे बताना यार, आज अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आपके पास पुलिस है, ठीक है। इन्होंने कितना कुछ गलत कर दिया, इनके पास क्या था, लाखों लोग ऐसे ही मर गए, है कि नहीं। अब ये मत बोलना कि यहाँ पर कोरोना आया था, सर यहाँ पर भी तो मरे थे, पर देख लेना यार, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग कलयुग तो हम बोल रहे हैं ना, लेकिन
थोड़ा सा ऐसा डगमग डगमग लगता है भाई मामला, ठीक है। तो कैंपबेल आयोग आया था, सर जॉन कैंपबेल थे वहाँ पर अध्यक्ष थे। वाइसराय कौन था? लॉरेंस था। इसका संदर्भ कब था? तो ये कब आया था? 1866 में आया था, जब उड़ीसा में अकाल पड़ा था, उसके बाद ये आयोग आया था कैंपबेल। इसकी सिफारिशें क्या थी? तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब पहले आता था, जैसे पहले यही वाला क्वेश्चन था कि कौन अकाल से संबंधित है, माना ऐसा ही क्वेश्चन आ गया तो आप इसी से करके ले जाओगे, पर माना उसने अपडेट कर दिया, माना आप आरओ के मेंस में गए और वहाँ पर क्वेश्चन अपडेटेड आपके पास आ गए, ठीक है, या माना आप पीसीएस के पेपर में बैठे और आपके पास अकाल आयोग में टिप्पणी लिखने के लिए आ गया, ठीक है, तो आप कैसा करोगे? तो वो आप क्या करोगे? टारगेट यूकेपीएससी पे छोड़ दो, आप ये कर लेगा फिर, ठीक है, आपके लिए डेटा ला रहेगा, ठीक है। इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी? इसमें पहली बार स्पष्ट किया गया कि अकाल के दौरान लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी है। कितनी बड़ी बात है, सोचो ये। अब आप सोच सकते हैं कि जब इंसान वहाँ पर अंग्रेज उनको कुचल रहे हैं, ठीक है, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म बन रखी है, वहाँ पर अगर ये भी सोच रहे हैं ना ये, तो ये भी बहुत बड़ी बात लगती है मुझे कि इसमें पहली बार स्पष्ट किया गया है कि अकाल के दौरान लोगों की जान बचाना किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी। और ये कौन सा आयोग बोल रहा है भाई? कैंपबेल आयोग बोल रहे हैं, ठीक है। कैंपबेल आयोग का अध्यक्ष कौन था? कैंपबेल था। वाइसराय कौन था? जॉन लॉरेंस था, ठीक है। और कैंपबेल आयोग किस घटना के बाद आया था? तो उड़ीसा अकाल के बाद आया था। कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। और कब आया था? 1866 में आया। तो कितने डेटा मिल गया आपको, ठीक है। फिर जिलाधिकारी को अकाल राहत कार्यों के लिए जवाबदेही बनाया गया। तो आपके डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जिला अधिकारियों को क्या बनाया गया? इसका जवाबदेही बनाया गया, मतलब इसकी अकाउंटेबिलिटी होगी भाई, जिला अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी होगी, ये सब, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कैंपबेल आयोग है। कैंपबेल के बाद आया स्ट्रेची आयोग। तो कैंपबेल आयोग आया था भैया 1866 में, ठीक है। लेकिन स्ट्रेची आयोग कब आया? तो स्ट्रेची आयोग का अध्यक्ष तो पहले कौन था? स्ट्रेची था, ठीक है। इस कौन से वाइस राय के टाइम पे था? तो लिटन के टाइम पे था। कब इसका कब आया था? तो ये 1876-78 में जो भीषण अकाल पड़ा था, कहाँ पर? दक्कन में पड़ा था, मद्रास में पड़ा था, बॉम्बे में पड़ा था, के बाद इसका गठन हुआ। किसका? स्ट्रेची आयोग का गठन हुआ था। तो जो क्या बना था, क्या हुआ था कि 1876-78 में जो अकाल पड़ा था, जो भीषण अकाल पड़ा था, जो कहाँ पर पड़ा था? अपने दक्कन, मद्रास, बॉम्बे में पड़ा था। उसके बाद कौन बना था? अपना स्ट्रेची आयोग बना था। इसकी सिफारिशें क्या थी? अकाल संहिता, इसके अकाल क्या था ये? इसने अकाल संहिता बनाने की सिफारिश की, जो 1873 में लागू हुई। पूछ सकते हैं भाई ये कि स्ट्रेची आयोग ने जो अपना अकाल बनाया था, उसकी सिफारिशें कब से लागू हुई? तो वो कब से लागू हुई? 1883 से लागू हुई। इसमें अकाल घोषित करने और राहत कार्य शुरू करने के नियम तय किए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। फिर अकाल कोष भी बनाया गया। इसमें सुझाव दिया गया कि हर प्रांत में एक अकाल कोष बनाया जाएगा, जैसे आज भी बनता है। जैसे आपदा के लिए आपदा प्रबंधन कोष बनता है ना वर्तमान टाइम में, तो वैसे ही उस टाइम पे सीधे सीधे पूछ सकता है। देखो वो कौन सा आयोग था? देखो ऐसे क्वेश्चन से भी आ सकते हैं आपके पास प्रीलिम्स में कि वो कौन सा अकाल आयोग था जिसमें सबसे पहले अकाल कोष बनाने की बात करी गई थी। तो वो कौन था भाई? स्ट्रेची आयोग था। ऐसे क्वेश्चन से भी बन सकते हैं। देखो ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। चाहे ये सीरीज चाहे 1.5 घंटे की ही क्यों ना बन जाए, लेकिन ये सीरीज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत मदद करेगी, ठीक है। अब अगली बार तो ये क्वेश्चन सेम नहीं आएगा ना, ये बात तो मानते हैं। और क्या पता आ भी जाए भाई, हमारा पेपर तो ऐसा भी है कि कॉपी पेस्ट भी करता है। लेकिन अगर गलती से ये क्वेश्चन आ गया, माना कि ऐसा कौन सा आयोग था जिसने सबसे पहले अकाल कोष बनाने की बात करी थी, तो कौन था भाई? वो स्ट्रेची आयोग था, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलता था कि मुफ्त भोजन के बजाय काम के बदले भोजन की नीति पर जोर दिया गया। कितने इंपॉर्टेंट हैं ये वर्ड्स, सोचो कितने इंपॉर्टेंट हैं ये वर्ड्स, जो मेंस में भी बन सकते हैं आपके पास। आरओ का जो क्या आरओ का जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां पर क्या बन नहीं सकता कि वो कौन सा आयोग था जिसने बोला था कि मुफ्त भोजन के बजाय काम के बदले भोजन मिलेगा। तो ये कौन था भैया? स्ट्रेची आयोग था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। 2 आयोग बता दिए हैं। कैंपबेल आयोग 1866 का, स्ट्रेची आयोग क्या था? ये 1883, मतलब इसमें अकाल संहिता बनी थी, लेकिन 76 और 78, मतलब 10 साल के बाद लगभग बन रहे हैं। पहला आयोग बना था कैंपबेल आयोग कब बना था? 1866 में बना था। स्ट्रेची आयोग लगभग 10 साल के बाद बना है। देखो 1876-78 में क्या बना? भीषण अकाल पड़ा, लगभग उस आसपास में बना था स्ट्रेची आयोग। फिर आया था लॉयल आयोग, ठीक है, लॉयल आयोग। तो इसका अध्यक्ष कौन था? सर जॉन लॉयल था, ठीक है। इसमें वाइसराय कौन था? तो कौन था? एलिगन द्वितीय था। और कब बना था? 1986 से 1997 के अकाल की समीक्षा के लिए बना था ये, ठीक है। तो देखो ये लगभग 6 नहीं आ रहे। देखो 1866, ठीक है, सॉरी, अरे क्या हो गया ये, सॉरी 1866, फिर 1876, 78
और फिर 1896, 98, 97, मतलब देखो पहले 10 साल और फिर 20 साल। पहले 10 साल के बाद आया, पहले आया था अपना कैंपबेल, दूसरा आया था स्ट्रेची और तीसरा आया था लॉयल। ठीक है, लॉयल आ गया ये। ठीक है, पहले 10 साल में आया था, फिर दूसरे में 20 साल में आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सिफारिशें क्या थी? इस आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया। देखो इससे पहले क्या बना था अपना स्ट्रेची आयोग में, जितने क्या बोला था, अकाल कोष बना दो, काम के बदले, देखो यहाँ पर क्या बोला था, भोजन के बजाय काम, सॉरी, मुफ्त भोजन के बजाय काम के बदले अनाज, सॉरी क्या लिखा था ये, मुफ्त भोजन के बजाय काम के बदले भोजन। ठीक है, काम के बदले भोजन मतलब मुफ्त भोजन नहीं मिलेगा, फ्री बीज नहीं बांटेंगे। और कल के इकोनॉमिक सर्वे में मैं एक बात बोल रहा था कि आने वाले टाइम पे अगर भारत कहीं पर लैग करेगा ना, तो इस फ्री बीज की वजह से करेगा। जो सरकार क्या कर रही है, लगातार जनता को पैसे बांटते चल रही है ना, बांटते चल रही है, इस वजह से क्या होगी, इस वजह से बड़ा गलत इंपैक्ट पड़ेगा अपनी इकोनॉमी पे। ठीक है, खैर वो तो करंट अफेयर्स हमने जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर बहरहाल लॉयल आयोग की बात करते हैं। ठीक है, तो इसने क्या करा भैया, सारे स्ट्रेची आयोगों के समर्थन किया। ठीक है, और कुछ में किसने क्या किया, संशोधन भी किया। इसने क्या किया, इसने कहा कि अकाल संहिता है, अकाल संहिता का पालन अधिक सख्ती और तत्परता से होना चाहिए। ठीक है, कैंपबेल में हमने देखा था। ठीक है, हमने क्या करा था, कैंपबेल में देखा था हमने, कैंपबेल में हमने जिलाधिकारी को इसकी जवाबदेहिता दे दी थी। ठीक है, स्ट्रेची आयोग ने क्या बना दिया था, अकाल संहिता बना दी थी 1883 में। ठीक है, इसको लागू भी कर दिया गया था। लेकिन लॉयल आयोग ने क्या करा भाई, इसको बोला कि इसको सख्ती और तत्परता के साथ इसकी क्या होनी चाहिए, पालन होना चाहिए। मतलब और खतरनाक तरीके से इसमें क्या कर दिया गया, फोर्स दिया गया कि जल्दी, मतलब अधिक सख्ती के साथ इसमें क्या होना चाहिए, पालन होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया गया है, सिंचाई सुविधा के विकास पर जोर दिया गया। देखो अकाल है ना, अकाल को मिटाने के लिए भैया सिंचाई तो चाहिए, मतलब खेतों में पानी तो चाहिए, जब सूखा रहेगा तभी तो अकाल पड़ेगा। लेकिन अब क्या चाहिए भैया, सिंचाई सुविधाओं का भी विकास पर जोर दिया। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आयोग था, ठीक है, ऐसा कौन सा आयोग था जिसने सिंचाई सुविधाओं पर जोर दिया, तो वो कौन था भाई, लॉयल आयोग था। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके लिए। तो ये हो जाए। फिर आया था मैकडोनल्ड आयोग, फिर आए थे मैकडोनल्ड्स, आए थे भैया, अपना बर्गर लेके आए थे ये। ठीक है, खैर ये मजाक की बात है, लेकिन मैकडोनल्ड आयोग आया था। तो इस टाइम पे ये अध्यक्ष कौन था भाई, मैकडोनल्ड था। और इस पे वाइसराय कौन था, करजन था। देखो लॉर्ड वॉर्ड मैं नहीं बोलता इनको, आपको बोलना है तो बोल लो लॉर्ड, लेकिन मेरी डिक्शनरी में इनके लिए कोई लॉर्ड फॉर्ड नहीं है। ठीक है, ये करजन था, साला कंजर था ये, सॉरी गलती से बोल दिया। ठीक है, लेकिन ये क्या था, करजन था ये। ठीक, ये तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे अध्यक्ष कौन था इस आयोग का, मैकडोनल्ड था। ठीक है, अब मैकडोनल्ड आयोग तो लगा ही लोगों ने, मैकडोनल्ड खाने का मैकडोनल्ड है ना, और आयोग। ठीक है, अब इसका संदर्भ क्या है, 1899 से 1900 में के अकाल, जिसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। देखो पूछ सकता है आपको कि छप्पनिया अकाल किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है, जो 1899 से 1900 में आया था, उसको क्या बोला जाता है, छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। देखो जैसे ऐसी चीज़ें हैं ना, इनको नोट करके रख लो, ये कहीं मिलेंगी आपको, स्पेक्ट्रम के अलावा शायद ही कहीं मिलेंगी। ठीक है, वो भी जो नया एडिशन है किसी के पास तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी कुछ मुख्य सिफारिशें थी। इसमें नैतिक रणनीति, मॉरल स्ट्रेटजी का सिद्धांत दिया गया, यानी अकाल पड़ने का इंतजार करने के बजाय इसके शुरुआती संकेतों की राहत कार्य शुरू कर देना चाहिए, मतलब पहले ही प्रिवेंशन कर देना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली अवधारणा कहाँ पर आई थी, मैकडोनल्ड आयोग में आई थी। ठीक है, मैकडोनल्ड आयोग में आई थी। सिंचाई की किसने बोला था, लॉयल ने बोला था। लेकिन इसने बोला, मैकडोनल्ड ने बोला, भाई तुम क्या करते हो यार, कि तुम जब तक अकाल नहीं पड़ेगा तब तक हम आयोग बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम आयोग नहीं। इसने बोला कि हम पहले क्या कर देंगे भाई, पहले ही प्रिवेंशन कर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अकाल आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव भी दिया गया। अब देखो बताओ, यहाँ पर इसने एक और पोस्ट बना दी। ठीक है, इनके टाइम पर भी क्या होता था, अपना सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था, तो अकाल आयुक्त तो वहीं से निकलता होता। ठीक है, और उसको ये पूछा जाता होगा कि भैया बताओ कि अगर यहाँ पर अकाल पड़ गया तो तुम इसको कैसे निपटाओगे। ठीक है, तो तुम उसको कैसे निपटाओगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर सहकारी साख समितियों की स्थापना की गई, और सहकारी साख समितियों की स्थापना की, वकालत, ताकि किसानों को ऋण मिल सके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब किसानों को ऋण मिलेगा तब वो अपने लिए क्या करेंगे, खैर अच्छे बीज तो नहीं बोलूँगा, तब तो क्या ही अच्छे बीज मिलते रहेंगे, और क्या ये सच में करवाने देते होंगे। इन्हीं लोगों की वजह से तो नील की खेती को इतना बढ़ाया था इन्होंने। नील की खेती में, अच्छा एक बात मुझे बताओ, नील की खेती में क्या होता था, जो अपना उर्वरकता होती थी, किसकी, खेत की उर्वरकता होती थी, वो क्या हो जाती थी, खत्म हो जाती थी, है ना। तो उस वजह से ही अकाल पड़ता था। और उससे पहले ये बोल रहे हैं भैया प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। लेकिन हमको ये पढ़ना है भैया, हमको चाहिए नंबर। ठीक है, तो हमको अगर नंबर चाहिए तो हमको क्या करना है भाई, इसको याद भी करना है। तो ये आपको पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आयोग था जिसने क्या करा,
कि अकाल पड़ने का इंतजार करने के बजाय शुरुआती संकेतकों के रूप में क्या कर दिया, इसमें काम करने की बात करी थी। तो वो कौन था? मैकडॉनल था। ठीक है। अकाल आयुक्त की स्थापना कौन से आयोग ने करी थी? तो वो मैकडॉनल आयोग ने करी थी। सहकारी साख समितियों, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज की जो इस बात करी गई थी वो कौन सा आयोग ने करी थी? तो मैकडॉनल आयोग ने करी थी। फिर आता है वुडहेड आयोग। ठीक है। ये 5 आयोग ही हैं अकाल से संबंधित। मेन जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं इन्हीं 5 से आते हैं। 3 से पहले आ चुके हैं। ठीक है। क्या पता अब आगे भी आ जाए। ठीक है। मैकडॉनल और ये वुड आयोग। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? तो जो सर जॉन वुडहेड थे। ठीक है। इसका वाइसराय कौन था? तो वेबल था। मैं लॉर्ड कभी नहीं पढ़ता हूँ इसलिए वेबल था। और आगे से मैं सीधे वेबल पढ़ो तो इसको थोड़ा माइंड करना। ठीक है। इसका संदर्भ क्या है कि 1943 के बंगाल अकाल की जांच के लिए यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी मानव निर्मित अकाल था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि 1943 के बंगाल अकाल की जांच के लिए यह आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी मानव निर्मित अकाल था। ठीक है। ये मानव निर्मित बोल रहा है, इस बात पे थोड़ा सा गौर करना। और कई बार आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा मानव निर्मित अकाल था? तो वुडहेड आयोग। वैसे तो सारे ही मानव निर्मित थे भाई वो। ठीक है। खैर छोड़ो इसको। ठीक है। फिर इसकी सिफारिश और क्या बात थी कि आयोग ने अकाल के लिए बर्मा से चावल की आपूर्ति रुकने, जमाखोरी और सरकारी कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। तो वहाँ पर क्या होता था भाई, बर्मा से इन्होंने चावल की आपूर्ति रुकवाने के लिए मतलब चावल क्या कर दिए थे? रुकवा दिए थे। जमाखोरी कर दी थी। आज भी जमाखोरी क्या होती है? जैसे प्याज के दाम एकदम से बढ़ जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं भाई? जमाखोरी कर देते हैं। जब मार्केट में वो आता ही नहीं है, ठीक है, एक टाइम के बाद उसके क्या बन जाती है? मार्केट में मांग बढ़ जाती है। तो जब मांग बढ़ेगी तो भाई बोलेंगे ना कि दो दो दो, तो दो क्या है? जब कम देंगे, थोड़ा थोड़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो वो क्या होता है? ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में दिक्कत होती है। इसीलिए तो सरकार हमेशा क्या बोल रही है कि मीडिएटर को हटाओ, मीडिएटर को हटाओ, मीडिएटर को हटाओ। तो क्यों बोल रही है? इसी वजह से बोल रही है। इसमें अखिल भारतीय खाद्य परिषद, ऑल इंडिया फूड काउंसिल बनाने की सिफारिश की गई थी। पूछा जा सकता है भैया कि कौन सा आयोग था जिसने बोला था कि अखिल भारतीय खाद्य परिषद की स्थापना करो, सिफारिश करी थी? तो वो कौन था? वुडहेड आयोग था। ठीक है। फिर खाद्य विभाग के विलय पर खाद्य विभाग के विलय और मजबूती की बात कही थी। तो वो भी किसने करी थी भाई? वुडहेड आयोग ने करी थी। ठीक है। तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको अगर ट्रिक बताता हूँ, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ ये याद करने की। देखो, कसले मैं वुड, हाँ, कसले में वुड लकड़ी, कसले में वुड, ये कसले में लकड़ी, ऐसा कुछ याद कर लो आप। ठीक है। इसको ऐसा ना 1866 1880 में स्ट्रेची आयोग, 1898 में लॉयल आयोग, और 1900 में मैकडॉनल आयोग, और 1945 में वुड आयोग। ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं, इसके कौन है? बाकी ये जो भी वाइस रहे हैं, और ये जो पढ़ने थे हमने पीछे पढ़ लिए हैं। ठीक है। वो मतलब हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब इस पर आप क्या कर लो, इसकी एक स्क्रीनशॉट रख लो और आप इसको क्या करते रहना? रिविज़न करते रहना। ठीक है। फिर अब आते हैं हम किस पे? साइंस पे आते हैं। तो साइंस का क्वेश्चन तो भले ही इसके ये तो बड़े इजी क्वेश्चन है, लेकिन अम्ल से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा क्या लाया हूँ, इसको कॉम्पैक्ट लाया हूँ। ठीक है। कॉम्पैक्ट लाया हूँ, तो थोड़ा देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर जब दूध दही में बदलता है तो स्वाद खट्टा होता है। किसके कारण भाई? किसको नहीं पता होगा? लैक्टिक एसिड होता है। पर आप फिर भी आंसर देना मुझे। ताजमहल के संगमरमर का रंगहीन और चमकहीन होने का क्या कारण है? तो आप मुझे इसका आंसर क्या करना? कमेंट सेक्शन में देना। लेकिन थोड़ा एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एसिड का जो प्रकृति होती है, जो उसका नेचर होता है, वो क्या होता है? खट्टा होता है। ठीक है। ये लिटमस पेपर को क्या करता है? तो ये जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। अनिल से याद कर लो, अनिल। ठीक है। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। अनिल से याद कर लो। अनिल किसी का नाम होता है, होगा भी आप में से किसी का। तो अनिल, देखो अनिल है ना, अनिल। अनिल क्या करता है? अम्ल, आ से अम्ल, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। नील। तो अनिल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है। जैसे सिरका में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है भैया, है ना। अपने विनेगर में कौन सा एसिड होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। संतरा और नींबू और खट्टे फलों में क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। इमली और अंगूर में क्या होता है? टार्ट्रिक। अब देखो इमली भी खट्टी होती है भैया, लेकिन उसमें साइट्रिक एसिड ना होता है भैया। लेकिन इसको याद रखना है कि इमली और अंगूर में क्या होता है? तो टार्ट्रिक एसिड होता है। लेकिन संतरे और नींबू में कैसा एसिड होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है। ठीक है। टमाटर में कैसा एसिड होता है? तो ऑक्जेलिक एसिड होता है। दही में कैसा होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। जो आपके पास क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है।
चींटी और बिच्छू के डंक में क्या होता है, मिथेनोइक और फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और मैंने आपको परसों करंट अफेयर में भी पढ़ाया था, बिच्छू घास क्या बना रहे हैं हम, इससे रेशा निकालेंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर का देखो यहाँ पर भी हम इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो करंट अफेयर में क्या होता है, मेथेनोइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है। जरा आप मुझे बताना व्हाट इज द क्या होता है वो, अरे जो हम सी यू क्या लिखते हैं उसको, रासायनिक सूत्र इसका क्या होता है, केमिकल फार्मूला क्या होता है इसका, किसका, मेथेनोइक एसिड का। जरा मुझे लिख के बताना, ठीक है। फिर दुर्गंध युक्त मक्खन, इसमें क्या होता है, ब्यूटेरिक एसिड होता है। ये जरा स्टार मार्क लगा के कर लो, कभी भी आ सकता है। और सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड। तो ये जो चार्ट है यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बन जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसका भी क्या कर लो भैया, स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट करके इसको बक्से में बंद मत कर देना बस, ठीक है। इसको लगातार रटते रहना भैया अपने को, ठीक है। या कहीं पर लिख दो, चिपका दो दीवार पर ऐसा ना हो कि दीवार पर ही चिपका रहे, ठीक है। कई चीज़ें होती हैं भाई चिपकी रह जाती हैं, बस किसी की यादें भी बस यादें ही रह जाती हैं, ठीक है। तो खैर अपनी अपनी बात है। एसिड के क्या यूज़ होते हैं, देखो एक बात याद रखना कि जब भी साइंस से क्वेश्चन बनता है ना, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है और वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे कोई, आप किसी 12th या 10th का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, आप एक सरकारी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं और आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको अभी भी सजेशन दूंगा कि ज़्यादा ना एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चनों पर दिमाग लगाया करो जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ठीक है। तो सार्ट्रिक एसिड क्या करता है, नींबू और नारंगी में मिलता है अपना, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड क्या, टार्ट्रिक अम्ल क्या होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका यूज होता है। देखो टार्ट्रिक एसिड का यूज कहां पर होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा एसिड है जो बेकिंग पाउडर फॉर्मेशन में काम आता है, तो वो कौन होता है, तो टार्ट्रिक एसिड होता है। फिर एसिटिक एसिड क्या करता है, सिरका और अचार के संरक्षण में, मतलब वो खराब ना हो अचार आपका, ठीक है। तो वो वहां पर कौन सा एसिड डालते हैं, अपने को कौन सा एसिड डालना पड़ता है, तो एसिटिक एसिड डालना पड़ता है। फिर है कार्बोनिक एसिड, तो ये क्या करता है, सोडा वाटर और पेय पदार्थों में क्या होता है, इसका यूज होता है। किसमें क्या होता है, ये कार्बनिक जो अम्ल होता है वो कहाँ पर यूज़ होता है भैया, सोडा वाटर और अपना जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वहाँ पर। थोड़ा जो अपना क्या होता है इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, तो जैसे अपना HCl है, HCl क्या होता है, खाना पचाने में। और अम्लराज, एक्वाराइजिया पता है ना आपको, अम्लराज क्या आता है, एक्वाराइजिया। तो एक्वाराइजिया के बारे में आपको जितना डिटेल में पता है सब लिख दो, ठीक है। कहाँ पर, कमेंट सेक्शन में। मैं देखना चाहता हूँ कि साइंस में कितने लोग अव्वल दर्जे के क्या है पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है। फिर नाइट्रिक एसिड HNO3। अब थोड़ा यह क्या होता है कि टाइपिंग में ना मेरे 3 यहाँ पर नहीं लिख पाया, मैं नीचे नहीं लिख पाया इसके, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि 3 नीचे कैसा आता है, किसी को पता हो तो जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। अगली बार जब कोई साइंस का क्वेश्चन आएगा एटलीस्ट इतनी बेइज्जती तो नहीं होगी भाई इसकी, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, कोई अनपढ़ टीचर पढ़ा रहा है 3 यहाँ कौन लिखता है भाई, तो यहाँ पर 3 नीचे आया नहीं मुझे, ठीक है। HNO3 सोने और चांदी के शुद्धिकरण में इसका यूज़ होता है, किसका, नाइट्रिक एसिड का। अपनी मम्मी को बता देना कि ऐसे करना नहीं चाहिए, इसमें सोना ले जाते हैं वो लोग, ऐसा हमको भी बताते थे, ठीक है। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 है ये। और नाइट्रिक एसिड HNO3, अच्छा ठीक है। ये क्या करता है, लोहे पर जस्ते की परत गैल्वेनाइजेशन चढ़ाने से लोहे को क्या करता है, साफ करता है। मतलब लोहे पर जंक वंक रस्ट वस्ट ना लगे भैया, इसलिए इन दोनों का घोल उस पर क्या होता है, लिपापोती कर देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर ऑक्जेलिक एसिड, कपड़ों से जंग के धब्बे, अच्छा रस्ट स्टेन्स, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ क्या होता है कि कपड़ों पे जंग के धब्बे हटाने के लिए। और फोटोग्राफी में किसका यूज़ होता है, फोटोग्राफी में किसका होता है, ऑक्जेलिक एसिड का यूज़ होता है, ठीक है। फिर बेंजोइक अम्ल का यूज़ कहाँ पर होता है, दवा बनाने में। ये कहीं पर क्वेश्चन आया था ये वाला कि निम्न में से किस एसिड का यूज़ दवा बनाने के लिए होता है, तो बेंजोइक एसिड का यूज़ क्या होता है, दवा बनाने के लिए होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इनको रट दो, घोल दो, पी दो, ठीक है। मतलब आप मत पियो, आप इनको याद कर दो, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, ठीक है। फिर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे अच्छा यहाँ पर आ गया है, ठीक है, एक्वाराइजी है, तो चलो मैं ही बता देता हूँ भैया। तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3, मतलब ये 3 रेशियो में ये आता है भैया, 1 रेशियो में HNO3 आता है। और इसका ताज़ा मिश्रण होता है कौन, अम्लराज होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो इसमें सोना और प्लेटिनियम तक जैसे ठोस धातुएं क्या हो जाती हैं, गल जाती हैं, ठीक है। थोड़ा अम्लों की प्रबलता देख लेते हैं, तो सबसे जो खतरनाक एसिड होता है वो HCl होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, फिर HNO3 होता है, फिर H2SO4 होता है, फिर CH3COOH होता है, ठीक है। आप मुझे क्या करोगे, इनके मुझे नाम बताओगे, HCl को क्या मतलब क्या नाम बोलते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो इसको मैं बता देता हूँ। आप मुझे HNO3 का बताओगे, H2SO4 का बताओगे, और CH3COOH को हम क्या पढ़ते हैं इसको भी बताओगे,
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ उपनाम है, जैसे HCl को क्या बोलते हैं भाई, म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। तो देखो कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज द म्यूरेटिक एसिड, ठीक है, निम्न में से कौन सा म्यूरेटिक एसिड है, और आपको आपके दिमाग में तो बस वही है कि तेजाब और सॉरी ये यूज थोड़ा ऐसा होता है, पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये सब है आपके दिमाग में, तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि म्यूरिक एसिड क्या होता है, म्यूरेटिक एसिड क्या होता है। तो म्यूरेटिक एसिड किसको बोलते हैं भाई, HCl को कहते हैं म्यूरेटिक एसिड, ठीक है। H2SO4 को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं भाई, H2SO4 का भी बोलते हैं, और कशिश का तेल भी कहते हैं। तो कशिश का तेल और ऑयल ऑफ विट्रॉल किसे कहते हैं भाई, H2SO4 को कहते हैं। स्टार मार्क करके रख लो, कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में आ सकता है। कुछ एक्स्ट्रा इसमें क्या है तथ्य भी है, जैसे कांच घुलनशील है किसमें, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में। देखो आपने सुना होगा लोहा घुल रहा है, सोना घुल रहा है, लेकिन मैं आज आपके लिए कांच घुलने वाला एसिड भी लाया हूं। तो वो कौन है भाई, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, HF है, ठीक है। चींटी का इलाज, चींटी के काटने पर शरीर में फॉर्मिक एसिड चला जाता है, जिसे बेअसर करने के लिए बेकिंग सोडा या क्षार लगाया जाता है। पता नहीं वो कौन सा था गधा आदमी जिसने मुझे बताया कि अपनी नोज़ से वो निकलती है ना, नोज़ ही निकलती है, जब चींटी काटती है तो उसको लगाओ तो उससे क्या होता है कि ये दर्द नहीं होता। भाई ये कैसे कैसे हमको छोटे में उपचार दिए थे, ठीक है। लेकिन चींटी के काटने से कौन सा लगाते हैं भैया, कौन सा बेकिंग सोडा लगाते हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्यों देखो एसिड होता है ना, एसिड को वो करने के लिए, एसिड के असर को कम करने के लिए हमको क्षार लगाना पड़ता है। तो वहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, बेकिंग सोडा लगाएंगे, क्योंकि चींटी के डंक में कौन सा एसिड मिलता है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड मिलता है। तो उसको वो करने के लिए, मतलब न्यूट्रल करने के लिए बेकिंग सोडा मतलब क्षार लगाया जाता है। अब आप जरा मुझे बताना कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या होता है, जरा बताओ मुझे कि इसका केमिकल नेम क्या होता है बेकिंग सोडा का, ठीक है। फिर ग्लेशियल एसिटिल एसिड एथेनोइक अम्ल को कहते हैं, क्योंकि यह ठंडी जलवायु में जम जाता है। हाँ तो देखो इस बात को याद रखना, ग्लेशियल एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, एथेनोइक एसिड को कहते हैं, क्योंकि ये ठंडी जलवायु में जम जाता है। अच्छा मुझे बताना है, पेट्रोल में हम ना एक ऐसा कुछ डालते हैं, जिससे पेट्रोल क्या होता है, ठंडे इलाकों में जमता नहीं है, ठीक है, जमता नहीं है। इस बात को याद रखना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि पेट्रोल में हम ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे पेट्रोल क्या होता है, उसका गलनांक और बढ़ जाता है, ठीक, गलनांक नहीं मतलब सॉरी मैं क्या बोलूँ, एक मिनट, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पेट्रोल में हम ऐसा क्या मिलाते हैं जिससे क्या होता है कि पेट्रोल जमता नहीं है, ठीक है। जन्मांक, अरे यार क्या बोलेंगे इसको, फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाता है। हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, अंग्रेजी में कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो मुझे आप बताना कि हम क्या ऐसा पेट्रोल में क्या मिलाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब आते हैं, ये साइंस भी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब आते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन पे, ठीक है। उत्तराखंड का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था आपके पास। अब मुझे पता है उत्तराखंड वाले तो, पर यहाँ पर कुछ यूपी के बच्चे भी हैं, ठीक है, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा हम पढ़ लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती क्या है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है। यहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के रखना होता है। कहाँ पर, वन्यजीव अभ्यारण्य में। वन्यजीव अभ्यारण्य की परिभाषा क्या होती है, देखो ये प्रीलिम्स के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेंस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब जीएस पेपर 3 में आपके पास आएगा कभी क्वेश्चन इकोलॉजी इन्वायरमेंट के कि वन्यजीव अभ्यारण्य पे 50 शब्दों में लिखो, तो आप वहाँ पर ये थोड़ी लिख के आओगे कि ये वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ है। आप बताओगे ना कि वन्यजीव अभ्यारण्य क्या होते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है, आप यही तो बताओगे। या वन्यजीव अरे या क्या पता आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि वन्यजीव अभ्यारण्य और जो अपना नेशनल पार्क होते हैं उनमें क्या अंतर होता है, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य यह एक ऐसा क्षेत्र है जो विशेष रूप से वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आरक्षित होता है, ठीक है। यहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के रहने दिया जाता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है, स्थापना, इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वन्यजीव अभ्यारण्य की जो स्थापना होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होती है, वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं होती है, और वो किसके द्वारा होती है, राज्य सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत होती है। और मुझे एक बात याद आ रही है, कल के डीएनए में, फ्राइडे के डीएनए में मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, क्या पढ़ाया था भैया,
एनजीटी पढ़ाई थी ना, एनजीटी, और एनजीटी में मैंने कुछ वो बताए थे आपको कि ये अधिनियम है जिसके तहत एनजीटी के मतलब उसके अंतर्गत आते हैं ये अधिनियम। लेकिन 2 अधिनियम ऐसे भी थे जो एनजीटी के अंतर्गत नहीं आते थे। उनमें से एक अधिनियम यही है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये एनजीटी के अंदर नहीं आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्गत नहीं आता। और आप मुझे ये बताओगे कि वो दूसरा अधिनियम कौन सा था जो एनजीटी के अंतर्गत नहीं आता, जो 2006 में था। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो अधिनियम 2006 का अधिनियम है और वो एनजीटी के अंतर्गत नहीं आता। इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है, जो लोग डीएनए देखते हैं, ठीक है, डेली न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं। देखो ये होता है करंट अफेयर पढ़ने का फ़ायदा कि वो आपके स्टैटिक में कैसा लिंक बनाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसमें प्रतिबंध क्या है, यहाँ मानवीय गतिविधियों जैसे लकड़ी काटना, पशु चारना, पर्यटन पूरी तरीके से प्रबंधित नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे नेशनल पार्क में क्या होता है कि वहाँ पर आप लकड़ी भी नहीं काट सकते, पशु चराने भी नहीं ले जा सकते और पर्यटन भी नहीं कर सकते। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं होते हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन प्रशासन की अनुमति के साथ सीमित स्तर तक काम की जा सकती है यहाँ पर चीज़ें, ठीक है। मतलब प्रशासन की आपको अनुमति लेनी होगी, फिर आप थोड़ा सा लकड़ी काट सकते हैं, वहाँ पर कितनी काट सकते हैं वो प्रशासन आपको बताएगा। पशु चराने जा सकते हैं वो भी आपको प्रशासन बताएगा। पर्यटन भी कर सकते हैं वो भी आपको कौन बताएगा, प्रशासन बताएगा, ठीक है। लेकिन इनकी सीमाएं क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के विपरीत अभ्यारण्यों की सीमा अक्सर कानूनी रूप से पूरी तरह से तय नहीं होती हैं। देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको ऐसे पढ़ना है, समझ रहे हो। जो लोग केवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में बस पढ़ लेते थे कि अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, अपने पिथौरागढ़ में है, विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ है, गोविंद वाला अपने कहाँ है, उत्तरकाशी में है, नंदौर और नैनीताल, खत्म, बस पढ़ लिया भाई, वन्य जीव अभ्यारण्य खत्म हो गया काम, ठीक है भाई। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो कैसे कर पाओगे, बताओ जरा, कर पाओगे? अगर उसने वन्य जीव अभ्यारण्य से यहीं से स्टेटमेंट बना के दे दिए कि ये इस वाले अधिनियम से आता है, क्या ये इस वाले अधिनियम से आता है या ये केंद्र सरकार इसको बनाती है, ठीक है। कुछ लोग इतने में ही बेहोश हो जाएंगे कि बस पता नहीं कहाँ से आ गया, पता नहीं कौन। अब तो भाई वो किताब ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी मार्केट में नई किताब आई है जहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक वेद लिखा हो, एक पुराण लिखा हो। भाई कुछ नहीं करना पड़ता, इतना ही पढ़ना पड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में क्या अंतर होते हैं, तो मानवीय हस्तक्षेप के बारे में देखते हैं। तो अभ्यारण्यों में सीमित मानवीय गतिविधि मान्य है, जबकि राष्ट्रीय उद्यानों में पूरी तरीके से वर्जित है। मतलब राष्ट्रीय उद्यानों में आप बिल्कुल अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप क्या कर सकते हैं, मानवीय गतिविधियां वहां पर चलती हैं। फिर संरक्षण का स्तर क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान अधिक संरक्षित होते हैं, ठीक है, वो अधिक कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक। कौन, राष्ट्रीय उद्यान। इसका उद्देश्य क्या है, अभ्यारण्य अक्सर किसी विशेष जाति जैसे हाथी, पक्षी के लिए संरक्षण पर केंद्र होती है, जबकि जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं, ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो पूरे इकोसिस्टम को बचाते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है ना, वो किसी एक स्पीसीज को या किसी 2 स्पीसीज को पर्टिकुलरली फोकस करती है, जैसे हाथी को, पक्षियों को कर देगी। तो ये चीज़ें, सब चीज़ें होती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं भैया। तो देखो गोविंद वन्य, अब ये किसकी कटिंग है पता है आपको, परीक्षा वाणी की कटिंग है। ये मत बोलना कि इसको भी टाइप करके ले आते, भाई मेरे पास भी टाइम नहीं होता, ठीक है। तो गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ पे, कब बना था, 1955 में बना था। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 485.89, और ये कहाँ पर है भैया, चमोली में है। केदार वन्य जीव विहार कब बना था, 1972 में बना था, 975.20, और कहाँ पर है भाई, चमोली और रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। अस्कोट वन्य जीव विहार कब बना था, 86 में बना था। कितना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो 600 में फैला हुआ है, और कहाँ पर है, तो भैया पिथौरागढ़ में है। फिर सोन नदी वन्य जीव विहार कहाँ पर है, 1987 में बना था, ठीक है, 301.18 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और कहाँ पर है, पौड़ी में है। फिर विंसर वन्य जीव विहार का बना था, 1988 में बना था, 47.07, और अल्मोड़ा में है ये, ठीक है। फिर मसूरी वन्यजीव विहार बना था, 1993 में बना था, और 11 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा यही है, ठीक है। ये कहाँ पर है, देहरादून में। और नंदौर वन्यजीव विहार कब का बना था, 2012 का बना था, 270 वर्ग किलोमीटर में फैला है, और कहाँ पर है भैया, नैनीताल व चंपावत में। शायद ये आर का PYQ तो नहीं है, ये मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने कहीं पर एक क्वेश्चन देखा था कि नंदौर पूछा था कि नंदौर निम्न में से कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो ये नैनीताल और चंपावत में है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बाकी आप ना मुझे एक बात बताना, आप मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 चीज़ें बताओगे। एक तो आप मुझे बताओगे कि बढ़ते हुए क्रम में क्या, कि कौन सा वन्यजीव विहार कब बना था, मतलब इसको बढ़ते हुए क्रम में। एक मुझे क्षेत्रफल के उस पर बताओगे, और एक क्या बताओगे, साल के उस पर मतलब वर्ष, ईयर के उस पर बताओगे कि बढ़ते हुए क्रम में, कि गोविंद वाला 1955 में बना था, उसके बाद कौन सा बना है भाई, तो 1972 वाला बना है, केदार वाला। फिर उसके बाद कौन सा बना है, ये तो सारे शायद मुझे लग रहा है कि ये
बढ़ते हुए क्रम में ही है। चलो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में बता सकते हो आप मुझे कि बढ़ते हुए क्रम में कौन से हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको थोड़ा सा ना खुद से मैप में देखने की कोशिश करो। तो ए क्या है, केदारनाथ वन्य जीव विहार है। तो ए कहाँ पर है भाई, ये अपना क्या है, ये अपना क्या है, रुद्रप्रयाग है अपना, ठीक है। हाँ रुद्रप्रयाग, हाँ ये तो रुद्रप्रयाग ही है भाई, इसमें क्या हाँ ये रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है भैया अपना केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ठीक है। तो ऐसे ही आप क्या करो, ऐसे इसमें टेली टेली करके चलो, ठीक है। इस स्क्रीनशॉट रख लो और इसको टेली टेली करके रख के चल लो, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अब देखो, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये सीरीज़ को कंटिन्यू रखा जाए या नहीं रखा जाए, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना, मेरी इसमें बहुत मेहनत लगी है। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।